गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं मॉडर्न एज के बारे में, और इसके पीछे की क्लासेस में हम कंप्लीट कर चुके हैं अपना स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, महाजनपद काल, और उसके बाद में हमने देखा था बुद्धिज्म, देन जैनिज्म, और साथ में हमने आजीविका सेक्ट के बारे में भी देखा था। तो आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा मॉडर्न एज। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि हमें एंशिएंट हिस्ट्री में अब फोकस किस पे रहना है। फोकस्ड चीज़ें क्या रहेंगी हमारी। तो एंशिएंट हिस्ट्री में हमें फोकस्ड रहना है पहली बात तो लोकेशंस पर, कौन सी लोकेशन कहाँ पे है, किस राज्य के अंदर है या किस देश के अंदर आती है, स्टेट एंड कंट्री। और साथ में हमें एक चीज़ रहनी है बुक्स, और उसके साथ एक चीज़ है कीवर्ड्स। तो इस समय पे कुछ स्पेसिफिक पोस्ट होती थी या कुछ अधिकारियों के नाम होते थे, तो ऑफिशियल्स नेम, तो हमें उन वर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए और उनका मीनिंग पता होना चाहिए। दैट्स इनफ। तो लास्ट में मैंने इससे रिलेटेड PYQs लगाए, तो आप वहाँ पे देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसी 3 पॉइंट्स के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो हमें 3 पॉइंट्स पे अपना स्ट्रेंथ को मजबूत बनाना है, और उसके बाद हम एंशिएंट हिस्ट्री से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको डील करने में एबल हो पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो मॉडर्न एज के बारे में, तो मॉडर्न एज का टाइम पीरियड माना जाता है 321 BCE से लेकर के 185 BC के आसपास। ठीक है, तो हमें मॉडर्न एज के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है। तो इसको सोर्सेज को हमने 2 भागों में बांट के रखा है। एक तो है लिटरेरी सोर्सेज, जो कोई बुक्स वगैरह हैं, और दूसरा है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हम शामिल करते हैं पिलर्स एंड रॉक इंस्क्रिप्शंस को, और लिटरेरी सोर्सेज के हम अर्थशास्त्र को शामिल करते हैं। तो अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है, कौटिल्य के द्वारा। और ये मेगास्थनीज की इंडिका भी शामिल करते हैं इसके अंदर। बुद्धिस्ट लिटरेचर है, जैन लिटरेचर है। बुद्धिस्ट लिटरेचर में महावंश इंपॉर्टेंट है, और मुद्रा राक्षस जो विशाखदत्त द्वारा लिखी गई है, तो ये गुप्ता पीरियड के दौरान लिखी गई थी, आपको ये बात याद रखनी है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में तो पिलर्स और रॉक इंस्क्रिप्शंस के बारे में देखा हमने। तो अशोका द्वारा जितने भी पिलर बनवाए गए थे तो उनके बारे में हम देखेंगे, उनकी लोकेशंस क्या है, और कुछ लोग पिलर्स में अपने आप में कुछ इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो उनके बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे आगे की सीन में। ठीक है, पहली बात आपको याद रखनी है कि इनको डेसिफर किसने किया था। डेसिफर मतलब ये पिलर्स ना अदर लैंग्वेज में लिखे गए थे, प्राकृत लैंग्वेज के अंदर लिखे गए थे। तो प्राकृत लैंग्वेज हमें तो पढ़ना नहीं आती थी। तो उस समय जब इनकी खुदाई वगैरह चल रही थी भारत के अंदर, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, तो उस समय जो आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स मिल रहे थे या जो आर्टिकल्स मिल रहे थे, तो उनमें वो समझ में नहीं आ रहे थे, मतलब किस टाइम पीरियड से हैं क्या है, तो लोगों को उस तरह समझ तो थी नहीं। तो इस वजह से तो इसकी जो लैंग्वेज थी तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में थे और प्राकृत लैंग्वेज थी। तो इसको पहली बार डेसिफर्ड किसने किया था, यानी कूटबद्ध किसने किया था, तो इसको डिकोडिफाई किया था जेम्स प्रिंसिप ने। ये UPSC में पूछा भी गया है, तो आपको याद रखना है। तो इसने सांची का इंस्क्रिप्शन था उसको डिसिफर किया था, और 1837 में किया था। तो यहाँ पे अशोक का नाम हमें देवनाम पिय और पियदर्शी के रूप में मिलता है। और इसी प्रकार जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ का रॉक इंस्क्रिप्शन है, तो इसमें भी हमें पता लगता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के एक मंत्री पुष्यगुप्त ने जो जूनागढ़ में सुदर्शन लेक का निर्माण कराया था। ये जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है किसका, ये रुद्रदामन का है। ये 1st से 2nd सेंचुरी एडी की टाइम पीरियड का माना जाता है। तो मतलब ये चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन का नहीं था, बस हमें ये जानकारी मिलती है इससे। ठीक है, तो ये हमने देखा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज। अब देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य आखिर सत्ता में किस तरीके से आते हैं। तो इससे पीछे की क्लास में जब हमने महाजनपद काल पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद बाकी के मतलब मर्ज होकर के 4 में कन्वर्ट होते हैं, और 4 में निकल के लास्ट में एक आता है मगध। मगध में हमने किंग्स की क्रोनोलॉजी देखी थी। तो पहले हमने हर्यक डायनेस्टी देखी थी, और फिर उसके बाद में शिशुनाग डायनेस्टी देखी थी, और फिर उसके बाद में नंद डायनेस्टी देखी थी। और नंद डायनेस्टी का जो अंतिम किंग था धनानंद, इसके बारे में देखा था।
तो स्टोरी यहीं से शुरू होती है। तो 326 BC के आसपास जो सिकंदर था, अलेक्जेंडर, वो उत्तर पश्चिम भारत पर अटैक करता है। तो वो आगे की ओर बढ़ना चाहता है, लेकिन ब्यास नदी तक आकर के रुक जाता है। दो बातें थी, एक तो उसकी सेना थक चुकी थी, और दूसरा पॉइंट ये था कि उसकी सेना को भय था कि अगर आगे की ओर गए तो आगे के जो शासक हैं उनकी सेना में हाथियों को शामिल किया जाता है। और ये बात सही भी थी, और हाथियों से उनका लड़ना मुश्किल ही नहीं, असंभव था, क्योंकि अगर वो हाथियों से लड़ते हैं तो कोई व्यक्ति अगर ऊपर से एडवांटेज लेके चल रहा है तो ऐसी स्थिति में लोअर वाले को फियर लगता ही है कि कहीं वो उस मतलब कोई उसको दबा ना दे। ठीक है, तो हाथियों का उनके अंदर डर बैठा हुआ था। तो उसके बाद में सिकंदर यहीं से वापस लौट जाने का निर्णय करता है। और इस समय जो मगध पे शासन कर रहा था वो कौन था? वो धनानंद था। तो धनानंद ने, ये कौटिल्य ने क्या कहते हैं, धनानंद को जाकर के समझाया था कि महाराज इस तरीके से सिकंदर की सेना आक्रमण करने वाली है, तो अब भारत की सुरक्षा आपके हाथों में। लेकिन धनानंद काफी अहंकारी शासक था, उसने कौटिल्य को इस बात को गंभीरता से ना लेते हुए बल्कि उसका मजाक भी बनाया। तो उसके बाद में कौटिल्य प्रण लेते हैं कि वो किसी भी तरीके से इस धनानंद और अहंकारी शासक को गद्दी से उतार कर ही चैन की सांस लेंगे। तो उसके बाद में वो चंद्रगुप्त मौर्य को मिलते हैं। फिर उसके बाद में आपको सबकी सारी स्टोरी बताइए, और चंद्रगुप्त मौर्य जाकर के उसके बाद में धनानंद को गद्दी से उतारता है और मौर्य वंश की स्थापना करता है 321 BC में। तो देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पहली बात आपको ये याद रखनी है, ध्यान देना, हम ये सिर्फ पीटी के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा एनालिसिस में डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ। तो सीधा वही फैक्ट देख रहे हैं जो सीधा हमें एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ग्रीक हिस्टोरियंस ने चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से दिखाया गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य सेंड्रोकोटस के नाम से दिखाया गया है। ठीक है, और सेंड्रोकोटस को, जो सेंड्रोकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य, ये पता किसने लगाया था? तो विलियम जोन्स ने लगाया था। और जब अलेक्जेंडर वापस चला गया था, तो अलेक्जेंडर के जाने के बाद में जो उसके जो उत्तर पश्चिम भारत में जीते हुए क्षेत्र थे, वहां पे उसने अपना एक एम्बेसडर अपॉइंट किया था, उसका नाम था सेल्यूकस। तो सेल्यूकस चाहता था कि वो सिकंदर के अधूरे कार्य को पूरा करे, लेकिन मौर्य साम्राज्य काफी शक्तिशाली था। तो ऐसी स्थिति में इनके बीच में युद्ध तो होता है, तो उसमें सेल्यूकस की पराजय होती है, और पराजय के बाद में सेल्यूकस अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है, और चंद्रगुप्त मौर्य उसको बदले में हाथी देता है, और मतलब लेन देन चलता है उनके बीच में। ओके, ये आपको याद रखना है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज्म का फॉलोअर था। और जब 3rd सेंचुरी BC में, BCE के आस में, जब क्या कहते हैं मगध में अकाल पड़ा था, तो उस समय माना जाता है कि वही टाइम पीरियड था जैनिज्म के स्प्लिट होने का। तो भद्रबाहु के नेतृत्व में जो लोग दक्षिण भारत की ओर चले गए थे वो क्या कहलाते दिगंबर। और कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य इन्हीं के साथ दक्षिण भारत गए, शायद कंफर्म नहीं है, क्योंकि हमें जानकारी नहीं मिलती कि चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में बाद में हुआ क्या था। तो उनके साथ चले गए थे, और वहीं पे दक्षिण भारत में श्रवण बेलगोला, जो वर्तमान में कर्नाटक में आता है, संलेखना पद्धति से अपने प्राणों को त्याग दिया था। तो आपको एक फैक्ट ये याद रखना है कि ये जैनिज्म के फॉलोअर थे, संलेखना मेथड से अपने प्राण त्याग दिए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के सोहगोरा और महास्थान नामक जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, वहां से हमें पता लगता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में अकाल के दौरान सहायता दी जाती थी। अब मैं आपको एक कमाल का फैक्ट ये बताता हूँ कि मेगास्थनीज कहता है कि भारत में अकाल नहीं पड़ते थे। तो मेगास्थनीज की आने वाली क्लास अभी हम देखेंगे। मेगास्थनीज की दो बातें गलत साबित हमें देखने को मिलती हैं। एक पहली बात तो मेगास्थनीज कहता है अकाल नहीं पड़ते थे, तो ये सोहगोर और महास्थान इंस्क्रिप्शन कहते हैं कि अकाल के दौरान सहायता दी जाती थी। जैनिज्म का स्प्लिट भी अकाल की वजह से ही हुआ था। तो यहाँ पे आकर के ये मेगास्थनीज गलत हो जाता है। दूसरी बात, मेगास्थनीज कहता है कि भारत के अंदर दास प्रथा नहीं थी, जबकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें पता लगता है कि भारत में 9 प्रकार से किसी व्यक्ति को दास बनाया जा सकता है, और दासों के बारे में कुछ नियम कानूनों को भी दर्शाया गया उसके अंदर। तो यहाँ पर भी जो मेगास्थनीज है वो गलत साबित होता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में ये बिंदुसार आता है। बिंदुसार उसका सक्सेसर बनता है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था, और ये 297 BCE में गद्दी पर बैठता है, और चाणक्य द्वारा इसको लगातार सहायता दी जाती रहती है, और लगभग 25 साल तक शासन करता है, और 272 BCE में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसको अमित्रघात कहते हैं। अमित्रघात का मतलब होता है अपने शत्रुओं का नाश करने वाला या हत्यारा। और ये याद रखना है कि ये आजीविका सेक्ट का फॉलोअर था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज्म के थे, जैनिज्म, और ये आजीविका सेक्ट का था। आजीविका सेक्ट के बारे में हम इससे पिछली क्लास में देख चुके हैं। तो बिंदुसार के बाद में उसका बेटा आता है अशोक।
गद्दी पर बैठता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि बिंदुसार नहीं चाहता था कि अशोक उसका राज शासन संभाले, उसकी जगह उसका अपने बेटे सुशर्मन को बनाना चाहता था, सुशर्मन। लेकिन अशोक क्या करता है, अशोक काफ़ी सत्ता का लालची था, तो ऐसा कहा जाता है कि उसने अपनी गद्दी पाने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या करवा दी और उसके बाद में गद्दी पर बैठता है। तो ये बिंदुसार के शासनकाल में इसको वायसराय बनाया गया था, तक्षशिला का वायसराय बनाया गया था, और उसके बाद में फिर ये उज्जैन का भी वायसराय बना था। और 268 BC में ये गद्दी पे बैठता है और शासन के 8वें साल, ये याद रखना आपको, 8वें साल। तो अपने शासन के 8वें साल यानी कि 268 से 8 साल पीछे जाइए तो कितना हो गया, 261 BC में। 261 BC में ये कलिंग के खिलाफ एक अभियान छेड़ता है। और इस अभियान में मतलब काफ़ी बहुत बुरी तरीके से भीषण युद्ध होता है, और इस युद्ध में कई सारे लोग मारे जाते हैं, काफ़ी बुरी तरीके से घायल होते हैं। और कहा जाता है कि ये इतना बड़ा नरसंहार देखने के बाद में अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो आफ्टर दिस ही कन्वर्टेड इनटू बुद्धिज्म। और फिर हृदय परिवर्तन होने के बाद में वो देखता है कि किस तरीके से अपने मन को शांति दी जाए, तो उसको ये मन की शांति मिलती है बुद्धिज्म के अंदर। तो बुद्धिज्म की बातों से काफ़ी प्रभावित होता है, और एक बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के नेतृत्व में वह बौद्ध धर्म को ज्वाइन करता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि बौद्ध धर्म की ये हीनयान शाखा को ज्वाइन करता है। हीनयान, ठीक है। तो हमने ये देखा, ओके। तो अच्छा, एक बात और याद रखना, कलिंग पे इसने 261 BC में हमला किया, ठीक है, लेकिन हमें एक हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन मिलता है जो कि उड़ीसा का ही है, उड़ीसा के अंदर देखने को मिलता है। तो ये बताता है कि कलिंग वॉज द पार्ट ऑफ नंदा एम्पायर, यानी कि नंदों ने भी कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, ठीक है। तो बस एक छोटी सी बात याद रखना, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जानकारी तो देता है लेकिन अशोक के बारे में नहीं, किसके बारे में, नंद एम्पायर यानी कि जो महापद्मनंद था उसके बारे में, ठीक है। उसने विजय हासिल की थी वहाँ पे जाकर के, ओके। तो ये वाली बात किसमें दी गई है कि अशोक ने बुद्धिज्म को ज्वाइन किया था, तो अशोक का अवदान एक ग्रंथ है उसके अंदर दी गई है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने आपको बताया था कि पाली ग्रंथ जो भी हैं, जितने भी हैं, वो ज़्यादातर किस भाषा में है, पाली भाषा में है, बौद्ध ग्रंथ। तो बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में है, लेकिन अशोक का अवदान एक अपवाद है, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है अशोक का अवदान। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको जो बताया अशोक के बारे में, आपको ये 4-5 फैक्ट याद रखने हैं। और 231 BC में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो उज्जैन और तक्षशिला का शासक था। 268 BC में ये गद्दी पर बैठता है, और अपने शासन के 8वें साल ये कलिंग पर अटैक करता है। कलिंग पर अटैक देखने के बाद में इसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, और उपगुप्त के नेतृत्व में ये बुद्धिज्म को ज्वाइन करता है। और ये वाली बात हमें पता लगती है अशोक अवदान से, और जो कि एक संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ है। और हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन हमें पता तो लगता है कि कलिंग नंद एम्पायर का पार्ट था, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा, अच्छा अब समझिए जरा, इस मौर्यन एम्पायर में हमें यही 3 किंग्स के बारे में पढ़ना है। अब इसके बाद में अब जो भी हम पढ़ेंगे वो सारा का सारा अशोक की धम्मा पॉलिसी होगी, और मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखने वाले हैं। तो जल्दी से मैं आपको रिवाइज करा दूं, हमने देखा क्या, जल्दी से देखते हैं, एक सेकेंड। क्या देखा हमने, तो देखिए हमने देखा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखा था, उसके बाद में बिंदुसार, और फिर अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज्म के फॉलोअर थे, ये आजीविका का फॉलोअर थे, बिंदुसार आजीविका, और अशोक बुद्धिज्म के। जैनिज्म ये चंद्रगुप्त मौर्य, इसके हमें 2 कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन देखे हमने, एक सोहगोरा और महास्थान, सोहगोरा और महास्थान। ये सोहगोरा आपका यूपी के अंदर आता है, गोरखपुर के पास, और ये महास्थान आज के समय पे पश्चिम बंगाल के अंदर आता है, पश्चिम बंगाल के अंतर्गत। तो इसमें हमें जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य मतलब मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत अकाल के समय सहायता प्रदान की जाती थी, सहायता। बिंदुसार को अमित्रघात कहते हैं, अमित्रघात का मतलब होता है अपने शत्रुओं का नाश करने वाला। और अशोक ने बुद्धिज्म ज्वाइन किया था उपगुप्त के नेतृत्व में, और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, उपगुप्त, इसकी जानकारी मिलती है अशोक का अवदान, अशोक का अवदान। ये किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, और इसने अपने शासन के 8वें साल यानी कि 261 BCE में कलिंग पर अटैक किया था, ठीक।
तो जल्दी से हमने जो देखा वो एकदम से रिवाइज कर लिया है। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और अब जो भी रहेगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहने वाला है, तो जहाँ पे ज़रा फोकस्ड रहिएगा। तो अशोक के एडिक्ट्स के बारे में, तो अशोक के एडिक्ट तो ज़्यादातर मौर्य एम्पायर की हमें जो जानकारी मिलती है वो इन्हीं से मिलती है, ठीक है। ये कॉन्क्रीट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है अबाउट मौर्यन एम्पायर, ओके। तो माना जाता है टोटल 33 एडिक्ट हैं। अब ये नंबर्स काफ़ी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद रखना है। कुछ मेजर रॉक एडिक्ट हैं, कुछ पिलर रॉक एडिक्ट हैं और कुछ कलिंगा एडिक्ट हैं। तो मतलब कुछ क्या मतलब 2 को कलिंगा एडिक्ट कहते हैं और कुछ माइनर रॉक एडिक्ट हैं। हमें इनकी लोकेशन याद करनी है बाई हार्ट, ओके, क्योंकि ये पेपर में डायरेक्टली पूछा जाता रहता है। तो देखते हैं मेजर रॉक एडिक्ट टोटल कितने हैं, तो माना जाता है 14 हैं। 14, तो 14 की 14 में क्या लिखा है, 14 में तो नहीं देखेंगे हम, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है उनके बारे में देखेंगे। और पिलर रॉक एडिक्ट की सारे के सारे पिलर रॉक एडिक्ट की हम लोकेशन देखेंगे और क्या कहते हैं माइनर रॉक एडिक्ट्स की भी लोकेशन देखने का प्रयास करेंगे। तो अभी यहाँ पे 2 याद कर लेते हैं जल्दी से। कलिंगा एडिक्ट, कलिंगा का मतलब होता है उड़ीसा, तो उड़ीसा का पुराना नाम कलिंग था। तो यहाँ पे 2 आते हैं, एक दोहली और एक जौगढ़। दोहली और जौगढ़ इंस्क्रिप्शन कहाँ पे हैं, तो ये कलिंगा या उड़ीसा के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए ये हम अशोक के पिलर इंस्क्रिप्शंस को देख रहे हैं। तो कुछ इंडिया के अंदर है, कुछ आउटसाइड इंडिया है। तो पहले तो हम इंडिया के अंतर्गत देखते हैं। तो इंडिया के अंतर्गत आपको 4 स्टेट याद रखने हैं, एक दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी। दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी। तो पहले हम बिहार से शुरू करेंगे। तो लौरिया, अराराज और लौरिया, नंदनगढ़। लौरिया, अराराज, लौरिया, नंदनगढ़ कहाँ पे, बिहार के अंदर है। रामपुरवा और सासाराम, रामपुरवा और सासाराम, रामपुरवा और सासाराम, तो बिहार के अंदर 4, लौरिया, अराराज, लौरिया, नंदनगढ़, रामपुरवा और सासाराम, ओके। तो यूपी के अंदर देखते हैं। तो यूपी के अंदर एक प्रयागराज इंस्क्रिप्शन है। प्रयागराज इंस्क्रिप्शन को हम कारूबाकी इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं। कारूबाकी अशोक की रानी का नाम था। तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि किस पिलर इंस्क्रिप्शन को अशोक की रानी के नाम से भी जाना जाता है, तो प्रयागराज इंस्क्रिप्शन आपको याद रखना है। सारनाथ और अहरौरा, यूपी में 3, बिहार में 4, यूपी में 3। बिहार में 4, यूपी में 3। फिर इसके बाद में 2 की बारी आएगी। तो दिल्ली के अंदर 2 आते हैं। तो एक ये टोपरा और मेरठ। एक्चुअली में ये टोपरा जो जगह है वो हरियाणा के अंदर थी, तो यहाँ पे था वो पिलर इंस्क्रिप्शन ओरिजिनली, लेकिन फिरोज शाह तुगलक द्वारा 1356 ईस्वी में इसको दिल्ली में इस्टेब्लिश करा दिया जाता है। ऐसे ही मेरठ के यूपी में था, उसको भी दिल्ली में ला दिया जाता है। तो दिल्ली के अंदर 2 है। तो टोपरा मेरठ आपको याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि वो इसी नाम से पूछे जाते हैं। तो अभी तक हमने कितने याद कर लिए, 4, 3, 7 और 2, 9 याद कर लिए। बिहार के अंदर 4, लौरिया, अराराज, लौरिया, अराराज, फिर लौरिया, नंदनगढ़, फिर सासाराम और रामपुरवा, ये 4 हो गए। यूपी के अंदर सारनाथ, प्रयागराज और अहरौरा, अहरौरा। और दिल्ली में हमने देखे टोपरा और मेरठ, टोपरा और मेरठ। अब एमपी का बचा, तो एमपी में सांची। तो ये सांची वाला वही पिलर इंस्क्रिप्शन है जिसको किसने डिस्कवर किया था, जेम्स प्रिंसेप ने। कब किया था, 1837 में, जेम्स प्रिंसेप, 1837, ओके। तो हमने दिल्ली, भारत के अंदर जितने भी हैं वो हमने सारे पिलर इंस्क्रिप्शन उनकी लोकेशन के साथ में याद कर लिए हैं। तो ये क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ, पहले याद करते हैं लोकेशन। अब आउटसाइड इंडिया कौन कौन से हैं, तो आउटसाइड इंडिया में 3 जगह पे मिलते हैं, इंडिया में 4 जगह पे, बाकी आउटसाइड इंडिया 3 जगह पे। अब 3 बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। एक तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया याद रखना है आपको, अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों ही आएंगे, और बगल में नेपाल याद रखना है बस, ठीक। तो नेपाल के अंदर 2 मिलेंगे, एक निगाली सागर और रुमेनदेही, निगाली सागर और रुमेनदेही। अफगानिस्तान के अंदर कंधार और लगमान, कंधार और लगमान, कंधार और लगमान, अभी लोकेशन पे फोकस करना है, कंधार और लगमान। और पाकिस्तान के अंदर तक्षशिला वाला, पाकिस्तान के अंदर तक्षशिला। तो एक बारी जल्दी से रिवाइज करते हैं इसको। तो हमने देखा इन इंडिया, इन इंडिया, इंडिया के अंदर 4 जगह पे, दिल्ली, दिल्ली में टोपरा और मेरठ वाला, टोपरा और मेरठ। फिर हमने यूपी में देखा था, यूपी में 3 लोकेशन थी, प्रयागराज, प्रयागराज और अहरौरा, और सारनाथ। फिर बिहार का, बिहार में 4 लोकेशन थी, कौन कौन सी थी,
तो बिहार में लौरिया नंदनगढ़ या लौरिया अराराज, लौरिया, एक में दोनों ऐसे कर देता हूँ, नंदनगढ़, लौरिया अराराज। और कौन सी थी, सासाराम, रामपुरवा, रामपुरवा। और एक थी एमपी के अंदर, तो एमपी में सांची वाला हो गया, सांची, इसी को सांची वाला, सारनाथ वाले को डेसीफर किया था उसने। अब आउटसाइड इंडिया हमने 3 लोकेशन पे देखा था, आउटसाइड इंडिया, तो आउटसाइड इंडिया में हमने देखा था अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल। अफगानिस्तान के अंदर दो लोकेशन याद रखनी है, एक तो कांधार और लगमान। पाकिस्तान में तक्षशिला, और नेपाल के अंदर भी हमने 2 देखी थी। कौन कौन सी देखी थी, एक तो रुमिंदेई देखी थी, और एक और थी, उसका नाम था रुमिंदेई के साथ में निगाली सागर, यस, निगाली सागर। तो इस तरीके से हमने ये सारे के सारे याद कर लिए एक बारी, बाकी अभी रिवाइज कर लेंगे एक और 2 बारी दोबारा से। तो अभी हमें क्या याद रखना है, ये हमने पिलर इंस्क्रिप्शन याद किए हैं, ओके। अब इसके बाद में ना जो 14 मेजर रॉक इंस्क्रिप्शन है उनको देखते हैं ज़रा। तो 14 मेजर रॉक इंस्क्रिप्शन आपको कैसे याद रखनी है, तो एक कांधार के अंदर याद रखना है, कांधार, एक कांधार के अंदर, एक सेकेंड, यस, कांधार के अंदर याद रखना है। 2 पाकिस्तान के अंतर्गत, मानसेरा, शहबाजगढ़ी, मानसेरा और शहबाजगढ़ी। अब आते हैं अपने इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर गिरनार याद रखना है, गिरनार। एक सोपारा महाराष्ट्र के अंतर्गत याद रखना है, सन्नति कर्नाटक में याद रखना है, येरगुड़ी आंध्र प्रदेश में याद रखना है, येरगुड़ी आंध्र प्रदेश। और जौगढ़ और धौलीवाला तो हम देख चुके हैं, ये धौलीवाले को शिशुपालगढ़ इंस्क्रिप्शन भी बोलते हैं, तो ये वाली बात याद रखनी है। और ये कलसी उत्तराखंड के अंतर्गत याद रखना है, कलसी उत्तराखंड के अंतर्गत। तो पाकिस्तान में 2 मानसेरा शहबाजगढ़ी, अफगानिस्तान के अंदर कांधार, गुजरात के अंदर गिरनार, ये तो पता ही लग जाता है। सोपारा कहाँ पे, महाराष्ट्र के अंदर है, नाला सोपारा करके लोकेशन सुनी होगी कभी आपने, सोपारा। और सन्नति कर्नाटक के अंदर है, और येरगुड़ी आंध्र प्रदेश, जौगढ़ और धौली तो हम देख ही चुके थे, उड़ीसा के अंतर्गत। और ये कलसी उत्तराखंड के अंतर्गत आता है, उत्तराखंड, ओके। तो ये भी देख लिया हमने। अब यहाँ पे कुछ और लोकेशंस हैं, जरा मैं आपको ये वाली दिखाता हूँ, एक सेकेंड, ये 1 सेकेंड, नहीं ऐसे नहीं होगा ये, बस ओके, ये ऐसे देखना पड़ेगा मैं। तो ये याद रखिए, रूपनाथ, रूपनाथ, ये कहाँ पे है, एमपी के अंदर है, रूपनाथ। फिर ये गुर्जरा, गुर्जरा कहाँ है, एमपी के अंदर है। पनगुड़िया, ये भी एमपी के अंदर है। सारो मारो, ये भी एमपी के अंतर्गत है। तो रूपनाथ, गुर्जरा, पनगुड़िया, सारो मारो, ये चारों के चारों एमपी के अंदर है। अब कर्नाटक में, कर्नाटक के अंदर में 7 मिलती हैं, 7। तो 7 में कौन कौन से, तो नेट्टूर याद रखना है, उदयगोलम, मास्की, गविमठ, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, जतिंग रामेश्वर। नेत्तूर, उदयगोलम, मास्की, गविमठ, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, जतिंग रामेश्वर। 2-4 बारी नाम पढ़िए, बेशक आपको एग्जैक्ट स्टेट का नाम ना याद आए, लेकिन एलिमिनेशन मेथड के दौरान आपको बिल्कुल याद आएगा। एलिमिनेशन के थ्रू जब आप क्वेश्चन को डील करेंगे तो उसमें बिल्कुल याद आएगा। नेट्टूर, उदयगोलम, मास्की, गविमठ, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, जतिंग रामेश्वर, ओके। अब इसके बाद में कुछ अलग अलग लोकेशन है, जैसे कि बैराट। ये बैराट के बारे में हमने जब स्टोन एज पढ़ रहे थे हमने वहाँ पे भी देखा था इस बैराट को, तो ये बैराट भी याद रखना, राजस्थान के अंतर्गत है। अमरावती तो पता ही है, गुंटूर, अमरावती और गुंटूर ये कहाँ पे, आंध्र प्रदेश के अंदर है। और बहापुर, ये बहापुर आपको याद रखना है, दिल्ली के अंतर्गत है। बहापुर, बहापुर दिल्ली में। तो ये हमने सारी लोकेशंस को एक बार ही देखा है। एक बार में नहीं याद होती मुझे पता है, तो टेंशन नहीं लेनी है, 1-2 बारी दोबारा देखना, इस लूप पे लगा के देखना 3-4 मिनट के सेगमेंट को, तो बिल्कुल याद होंगे, है ओके। तो अच्छा, आपको एक बात छोटी सी और याद रखनी है यहाँ पे, कि हमें सम्राट अशोक का व्यक्तिगत नाम, यानी कि अशोक के रूप में कहाँ मिलता है ना, बाकी जगह तो हम देव नाम या प्रियदर्शी के रूप में मिलता है, तो कहाँ 4 जगह पे मिलता है, मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर, उदयगोलम। बिल्कुल गाने की तरीके से याद रख लीजिए, मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर, उदयगोलम, मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर, उदयगोलम, मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर, उदयगोलम, मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर, उदयगोलम, ओके। काफ़ी इंटेंस इमेज है, तो ध्यान से देखना पड़ेगा आपको,
थोड़ा सा याद रखिएगा, हो जाएगा। यहाँ पे अब एक दो इन्फॉर्मेशन रह गई तो वो मैं आपको और बता दूं, लेकिन उससे पहले जरा हम इसको ये देख लें इधर पे। तो जो अशोक की जो इंस्क्रिप्शन है वो किस स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं, तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं। लेकिन उससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि स्क्रिप्ट और लैंग्वेज दो अलग अलग चीज़ें हैं, याद रखिए, स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज। जो हम बोलते हैं वो लैंग्वेज है। लैंग्वेज को बोलने के लिए हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन लिखने के लिए जिन शब्दों लेटर्स का यूज किया जाता है वो उसको बोलते हैं स्क्रिप्ट। जैसे कि मैंने ये लिखा लगमान, लगमान, तो ये हिंदी भाषा, और स्क्रिप्ट कौन सी है, ये देवनागरी स्क्रिप्ट है। अगर मैं इसको लगमान को इस तरीके से लिखूं, लगमान, अब ये लैंग्वेज कौन सी है, लैंग्वेज इंग्लिश है, लेकिन स्क्रिप्ट कौन सी है, स्क्रिप्ट रोमन है, समझे। तो स्क्रिप्ट जो लिखने के लिए यूज होती है, हाँ, भाषा कोई सी भी हो सकती है, लेकिन जैसे कि हम जा रहे हैं, हाँ, हम जा रहे हैं, इसको हम जा रहे हैं, इसको हम स्क्रिप्ट में तौर पे देखें तो ये रोमन में लिखा गया है, हाँ। इसको अगर देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हम जा रहे हैं, इस तरीके से। तो हर लैंग्वेज की अपनी एक स्क्रिप्ट भी होती है, सभी की होती है, ऐसा नहीं है कि कई सारी लैंग्वेज सिर्फ बोली ही जाती हैं। जैसे कि जनजातियों में जो लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं उनके लिए मुश्किल ये कि कोई स्क्रिप्ट होती होगी, तो हमें ये याद रखना है, ओके। तो हमने देखा ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए थे। अब भाषा कौन सी थी, भाषा प्राकृत या मागधी भाषा में लिखे गए थे, ओके। भाषा दोनों में अंतर रखना। अच्छा, अशोक का एक कांधार इंस्क्रिप्शन जो अभी हमने देखा अफगानिस्तान के अंदर, यहाँ पे अच्छा, ये कांधार इंस्क्रिप्शन के बारे में आपको एक फैक्ट याद रखना है कि ये कांधार इंस्क्रिप्शन है जो दो भाषाओं में मिलता है, एक जो ग्रीक भाषा और अरामाइक, ठीक है। ये दोनों भाषाएं भी हैं और अपने आप में लिपि भी हैं, तो इस वजह से नाम एक ही चीज मिलती है, ग्रीक और अरामाइक। तो अरामाइक लिपि और ग्रीक लिपि और भाषा भी उनका सेम टू सेम नाम है। तो इस वजह से तो आपको याद रखना ये दो लैंग्वेजेस के अंदर मिलता है हमें कांधार इंस्क्रिप्शन, और कांधार इंस्क्रिप्शन में हमें बुद्धा की टीचिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। ये अच्छा, अभी हम देखेंगे अशोक की धम्मा पॉलिसी क्या थी। एक्चुअली में धम्मा पॉलिसी जो थी वो अशोक की बुद्धिज्म के धर्म से उसका कोई संबंध नहीं है। ये सारी की सारी मोरल और एथिकल प्रिंसिपल्स पे आधारित थी जो सब लोगों के अंदर होनी ही चाहिए, ठीक है। तो अशोक की पॉलिसी को मानने के लिए जरूरी नहीं कि आपको बुद्धिज्म को फॉलो ही करना पड़ेगा, वो कॉमन सेंस साइकोलॉजी वाली चीजें हैं सारी की सारी, ओके। तो हमने देखा इसके जो स्क्रिप्ट थे वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए थे और प्राकृत और मागधी लैंग्वेज थी, और दो भाषाओं में कौन सा, ग्रीक और अरामाइक वाला कांधार के अंदर मिलता है, और लगमान अरामाइक में मिलता है, और ये तक्षशिला वाला भी अरामाइक में ही है, ओके। तो हमने ये भी देख लिया है यहाँ पे। अब आपको एक लोकेशन और याद रखनी है, संकिसा। ये संकिसा याद रखना, फरुखाबाद के अंदर है, फरुखाबाद यूपी में आता है, फरुखाबाद संकिसा। तो यहाँ पे हमें डैमेज्ड एलिफेंट मिला है, डैमेज्ड एलिफेंट, ओके। चलिए बढ़ते हैं यहाँ से आगे। तो ये हमने देखा कांधार इंस्क्रिप्शन, ग्रीक और अरामाइक लैंग्वेज में स्क्रिप्ट भी यही है सेम, और सहबाजगढ़ी प्राकृत लैंग्वेज में, लेकिन लिपि कौन सी है, खरोष्टी, ओके। और मानसेरा लिपि कौन सी है, इस लैंग्वेज प्राकृत है और लिपि कौन सी, खरोष्टी। बाकी के मतलब जो रेस्ट ऑफ द इंडिया में जो बाकी के इंस्क्रिप्शन मिले हैं वो सारे के सारे किसमें, वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ओके। तो ये अब जो अशोक के जो 14 मेजर रॉक एडिक्ट हैं उनके बारे में, पहली बात तो संख्या याद रखनी है, कितनी है, 14 हैं। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ फैक्ट्स बता रहा हूँ, वो याद रखनी है। पहली बात याद रखनी है कि हमें कलिंग विजय के बारे में किस शिलालेख के अंदर मिलता है, कौन से नंबर के शिलालेख में पता लगता है कि अशोक ने कलिंग पर अटैक किया था। तो ये है कलिंग नंबर रॉक एडिक्ट नंबर 13, तो 13 में हमें पता लगता है, ओके। दूसरा याद रखना है अशोक ने किस शिलालेख में कहा है कि हमें पशुओं की बलि नहीं चढ़ानी चाहिए, तो ये पहले अभिलेख में कहा है, प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस, ओके। इसके बाद में याद रखना है कि दक्षिण भारत के राज्यों का उल्लेख, कि जो पांड्या, सत्यपुत्र, केरला पुत्र और एंटियोकस एक शासक था, इनका जिक्र हमें किन अभिलेखों में मिलता है, तो रॉक एडिक्ट नंबर 2 और 13, इन दोनों में ही हमें इनका जिक्र मिलता है, ओके। तो 2 और 13 याद रखना है आपको यहाँ पे। कुछ अधिकारी हैं, एक युक्ता, प्रादेशिका और रजुका,
इन तीनों का जिक्र हमें रॉक नंबर 3 में मिलता है। तो अधिकारी कितने हैं? 3, तो 3 में मिलता है। इस तरीके से याद रखना है। इनका काम होता था कि हर 5 साल में जाकर के चेक करके आओ उसके राज्य के अंदर कि धम्मा का पालन किया जा रहा है या नहीं। तो ये 5 साल वाला फॉर्मूला भी था और अदरवाइज इनके कुछ अन्य कार्य भी थे जो अभी हम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखेंगे, तो वहाँ पे हम इनकी जानकारी को देखेंगे। बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आपको सारे देखने हैं। मैंने जो बताया आपने इतना फोकस याद रखना है बिल्कुल करके। एक और याद रखना कि अशोक के सब शिलालेख में पता लगता है कि अशोक ने बोधगया विजिट किया था। तो बोधगया गया था अशोक, तो ये 8वें शिलालेख में पता लगता है, 8वें नंबर में। और जो क्या कहते हैं, वुमेन्स को भी धम्म महामाता के रूप में नियुक्त किया जाता था। महामाता जैसे मतलब लोग होते थे जिनका काम होता था कि अशोक की जो धम्मा पॉलिसी है उसको जाकर के जनता के बीच में स्प्रेड करना। तो वुमेन्स को भी अपॉइंट किया जाता था, आपको ये याद रखना है। ओके, तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको क्या बताया? पहले शिलालेख में मिलता है हमें कि पशुओं की बलि नहीं दी जानी चाहिए। दूसरे में हमें पता लगता है दक्षिण के राज्यों के बारे में, दूसरे में और 13वें में। ठीक है, दूसरे में और 13वें में। और इस 8वें में पता लगता है कि अशोक ने बोधगया को विजिट किया था। बोधगया गए थे। और 3 अधिकारियों के बारे में तो तीसरे नंबर के पिलर में मिलता है। कौन कौन से थे? रजुका, प्रादेशिका और युक्ता। इनका काम होता था 5 साल में जाकर के चेक करके आना कि अशोक जो राज्य के अंदर धम्मा का पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। और जो 14वां शिलालेख है उसमें हमें पता लगता है कि इन रॉक कैलिफ्स का उद्देश्य क्या है, तो उसके बारे में दिया गया जानकारी। तो आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अशोक के काल में एक 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल आयोजित कराई गई थी, ये वाली बात याद रखनी है। तो इससे पहले कौन कौन सी थी? तो पहली तो हमने देखी थी किसके काल में हुई थी? अजातशत्रु के काल में हुई थी। दूसरी कालाशोक के काल में हुई थी और तीसरी बुद्ध अशोक के काल में होती है 250 BCE के अंतर्गत। इसने किसने ऐड किया था इसको? तो मोगलीपुत्र तिस्सा ने ऐड किया था और इन्होंने ही एक ग्रंथ की रचना की थी। इसको बोलते हैं अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक त्रिपिटक का हिस्सा है। कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र के अंतर्गत हुई थी। ओके, तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, एक बात और याद रखना कि अशोक जो था उसने अपने बेटे, ऐसा माना जाता है कि उसने अपने बच्चों को बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था धम्म के बुद्धिज्म के प्रसार के लिए। और कहा जाता है कि ये जो ओरिजिनल बोधि ट्री था, जिस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसकी एक शाखा लेकर के गए थे जो आज भी श्रीलंका में हमें देखने को मिलती है। ओके, और अशोक ने धम्म के प्रसार के लिए धम्म महामाता की नियुक्ति की थी। इसमें फीमेल्स को भी इंक्लूड किया जाता था। ओके, और ये इसका जो प्रयाग इंस्क्रिप्शन है उसको हम कारुबा की इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं, जो कि उसकी वाइफ के नाम पे है। और यही एकमात्र ऐसा इंस्क्रिप्शन भी है जहाँ पे अशोक के एक बेटे तिवारा का उल्लेख मिलता है। एक्चुअली में तिवारा जो कारुबा की है उसको तिवारा की माता के रूप में यहाँ पे उल्लेख किया गया है। तो इस तरीके से उन दोनों का ही उल्लेख मिल जाता है हमें यहाँ पे। और यही प्रयागराज इंस्क्रिप्शन है जिसपे हमें बाद के 2 शासकों के और इंस्क्रिप्शन मिलते हैं। तो उसमें एक समुद्रगुप्त का नाम आता है, जिसका जो एक मंत्री था हरिसेन, उसने लिखा था उसको, और एक जहांगीर का इंस्क्रिप्शन भी हमें इस पे मिलता है प्रयागराज इंस्क्रिप्शन पे। तो प्रयागराज अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है, फैक्ट्स के हिसाब से भी और एग्जाम के दृष्टिकोण के हिसाब से भी। तो अशोक ने अपने जो शासन के 21वें वर्ष लुम्बिनी भी विजिट किया था। तो यानी कि अशोक लुम्बिनी भी गए थे और बोधगया भी गए थे। बोधगया किस लिए फेमस है? तो बोधगया पे गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी और लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए फेमस है। ठीक है, और नेपाल में हमने 2 लोकेशन देखी थी जहाँ पे हमें पिलर इंस्क्रिप्शन मिलते हैं। तो कौन कौन सी थी? एक तो रुमेनदेई और दूसरी थी निगाली सागर। ओके, तो अशोक की मृत्यु 231 BCE में हो जाती है। तो उसकी मृत्यु के बाद में जो मौर्य साम्राज्य वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होने लगता है, क्योंकि और लगभग उसकी मृत्यु के 50 सालों बाद ही वो खत्म भी हो जाता है, क्योंकि इतने योग्य शासक नहीं हो पाए थे। लास्ट जो साम्राज्य का लास्ट किंग था वो बृहद्रथ था और उसको उसके मंत्री पुष्यमित्र शुंग द्वारा मार दिया गया था। पुष्यमित्र शुंग ने 185 BC में क्या शुंग डायनेस्टी की स्थापना की थी। तो इसको हम पोस्ट मॉडर्न एज में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगली क्लास जो होगी हमारी उसमें हम देखेंगे इसको। तो देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मॉडर्न स्टेट के बारे में। तो पहली बात तो उस समय
लोकतंत्र का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं था। तो उस समय राजतंत्र चलता था, और राजतंत्र तभी चल पाएगा जब एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा, सेंट्रलाइज्ड, यानी कि सारी पावर किसके, राजा के हाथ में होगी। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे भी देखने को मिलती है। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हेड किंग द्वारा किया जाता था। उसके जो मिनिस्टर होते थे उनको पुरोहित या महामात्रियाज कहते थे, या मंत्री भी कहते थे। तो ठीक है। द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू 4 प्रोविंसेस। तो जो पूरा एम्पायर था उसको 4 प्रांतों में डिवाइड किया गया था, और प्रत्येक प्रांत में एक गवर्नर अपॉइंट किया जाता था। और वो जनरली कोई रॉयल प्रिंस होता था। जैसे कि हमने देखा था कि जब अशोक बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ का जो प्रिंस था या गवर्नर था, तो 2 जगह का था, एक तो तक्षशिला और दूसरा उज्जैन। तो इस तरीके से उनके 4 प्रोविंस थे। तो 4 की लोकेशन देखते हैं। तो एक तो तक्षशिला था, एक उज्जैन था, और एक स्वर्णगिरी। तो स्वर्णगिरी कर्नाटक के अंतर्गत आता है, और एक तोसिली था। तोसिली ये मॉडर्न उड़ीसा के अंतर्गत आता है, उड़ीसा। और 5वां तो उनका पाटलिपुत्र था ही प्रोविंस, या उसको मतलब हेड ऑफ द स्टेट कह सकते हैं, या सेंट्रल, जहाँ से रूल होता था सब कुछ। ठीक है। तो ये मैंने एनसीईआरटी के कुछ मैप्स भी लगाए हैं आगे, जहाँ पे हम सारी की सारी लोकेशंस को एकदम इनकलकेट कर लेंगे अपने दिमाग के अंदर। क्वेश्चन बनता है तो छूटना नहीं चाहिए बस, क्योंकि कठिन प्रश्न तो सभी के लिए कठिन होता है। ये आसान प्रश्न है, और अगर यहाँ से आसान प्रश्न जो आपसे गलत करके आ रहे हो तो डेफिनेटली आप रेस से बाहर पहले ही हो चुके हो। सरल गलत नहीं करना है, कठिन एक बार को गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो राजा, अच्छा एक बात और याद रखिए कि कौटिल्य जो थे, कौटिल्य ने पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में हमें पता क्या लगता है कि किसी राजा को शासन किस तरीके से चलाना चाहिए उसके बारे में जानकारी मिलती है। और इसी वजह से कौटिल्य को मैकियावेली की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि मैकियावेली जो मॉडर्न तो नहीं कहूँगा, मतलब 17वीं सेंचुरी के आसपास यूरोप के अंदर मैकियावेली ने भी इसी तरीके की राजा को सलाह दी थी। उसकी एक बुक है द प्रिंस करके। तो द प्रिंस में उसने इसी तरीके का जिक्र किया है। तो इस वजह से कौटिल्य को मैकियावेली भी कहते हैं। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में एक सिद्धांत दिया है, सप्तांग सिद्धांत, यानी कि उसने कहा है कि राज्य के 7 अंग होते हैं, और ये 7 अंग अगर सही से काम करते रहेंगे तो तभी तक राज्य सर्वाइव करेगा। तो वो 7 अंग कौन कौन से हैं? तो 7 अंग आपको याद रखने हैं, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, बल, कोश और मित्र। 1 2 3 4 5 6 7। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, बल, कोश, मित्र। सप्तांग सिद्धांत, राजा, अमात्य। ठीक है। तो राजा हो गया, अमात्य उसके मंत्री हो गए, जनपद मतलब जिले, और दुर्ग मतलब उसका जो क्या कहते हैं, उसका किला। तो उस समय जो किले होते थे, एक्चुअली में किले ही अपने आप में राजधानी के रूप में काम करते थे। ऐसा तो नहीं राज के समय पे बाजार मतलब अनएंडिंग बाउंड्रीज के रूप में। और बल मतलब सेना, और यहीं पे दंड को भी शामिल करते हैं। दंड यानी कि साम्राज्य के अंतर्गत कानून व्यवस्था को बना के रखना। और कोष तो मतलब बिना खजाने के क्या ही चलता है, कुछ नहीं। और मित्र मतलब अपने शत्रुओं को पहचानो, मित्रों को पहचानो। तो उस तरीके की चीजें। तो ये 7 चीजें सब तक चलेंगी तभी तक कोई राज्य सही से सर्वाइव कर पाएगा। तो आज के समय पे भी हमें ये सब कुछ देखने को मिलता है। राजा मतलब हेड ऑफ द स्टेट हो गया, अमात्य मतलब उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, जनपद तो यानी कि वो स्टेट्स हो गए, दुर्ग यानी कि कैपिटल होगी, और बल तो पता ही है फोर्सेस, और जो लॉ एंड ऑर्डर है, और कोष तो खजाना हो गया, और मित्र मतलब फॉरेन पॉलिसी हो गई। बिल्कुल, तो ये आज भी रिलेवेंट है। तो जरा इसी बिहाफ पे हमने कुछ पॉइंट्स मैंने निकाले यहाँ पे, तो जरा उनको देखते हैं। एक बात याद रखना कि जो सप्तांग सिद्धांत है, इसका जो अंतिम पॉइंट है वो क्या है, मतलब अंतिम अंग कौन सा है, तो मित्र है। राजा, अमात्य, दुर्ग, बल, कोश, मित्र। ठीक है। तो जल्दी से देखते हैं राजा के बारे में। तो राजा के लिए व्यक्तिगत महिला अंगरक्षक होती थी। तो राजा मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया गया है कि वहाँ पे उसको सुरक्षा देने के लिए महिला अंगरक्षकों की व्यवस्था दी, जो तीरंदाजी में निपुण होती थी। गुप्तचर भी थे। गुप्तचर 2 तरीके के होते हैं, एक संस्था और संचारा। तो संस्था ऐसे गुप्तचरों को कहते थे जो स्थिर गुप्तचरी करते थे, यानी कि एक ही जगह पे रहते थे और वहीं से जानकारी इकट्ठा करते रहते थे। संचारा ऐसे होते थे जिन्हें घूम कर इधर उधर से जानकारी इकट्ठा करके लाके देती थी। ठीक है। ये 2 नाम है। एक पतिवेदक और पुलिसानी। तो ये सम्राट के विशेष संवाददाता होते थे। तो सम्राट तो जनता के बीच में नहीं जा सकता ना, तो जनता की राय सम्राट तक पहुंचे कैसे, किस तरीके से? उस समय पे तो होता नहीं था सोशल मीडिया, ट्विटर हैंडल वगैरह जो भेज दो सरकार को पता लग जाएगा। तो उस तरीके से उस समय पे सम्राट अपने लोगों को उतारते थे लोगों के बीच में,
तो उन्हें प्रतिवेदक या पुलिसानी कहते थे। ये जनता की राय से सम्राट को अवगत कराते थे और फिर उसके बाद में सम्राट उसी के हिसाब से एक्शन लेते थे आगे। अब देखते हैं अमात्य। अमात्य में मंत्रिपरिषद होती थी। तो ऐसा कहा जाता है कि मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होते थे उनका वेतन 48,000 पण सालाना था। तो यहाँ पे मेरा मकसद वेतन बताना नहीं है, मकसद है पण के बारे में बताना। तो पण एक मुद्रा की इकाई थी उस समय, ठीक है। ये समाहर्ता, तो समाहर्ता राजस्व संग्राहक होते थे, उन्हें समाहर्ता कहते थे। समनिधात्री, तो समनिधात्री कोषाध्यक्ष को कहते थे। हाँ, धात्री तो मतलब उसकी रक्षा करने वाला, या कोषा ट्रेजरी का जो हेड होता था उसको। अक्षपटाला, तो ये अक्षपटाला क्या थी, तो दस्तावेजों का हिसाब किताब रखने वाले को अक्षपटाला कहते थे। जनपद, तो जनपद में मगध की कैपिटल पाटलिपुत्र थी, उसके बाद में उसको 4 प्रांतों में बांटा गया था। तो तक्षशिला, उज्जैन, स्वर्णगिरी, तोसिली, तो इनका जो हेड होता था वो गवर्नर होता था। जनरली राजकुमारों को अपॉइंट किया जाता था, जिसमें हमने अशोक, तक्षशिला और उज्जैन में देखा था कि अशोक को अपॉइंट किया गया था, एक साथ नहीं, बारी बारी। पहले तक्षशिला में, फिर उसके बाद में उज्जैन में भी किया जाता है। तो तक्षशिला आज के समय मॉडर्न पाकिस्तान के अंदर आता है। उज्जैन कहाँ आता है, उज्जैन MP के अंतर्गत आता है। स्वर्णगिरी कहाँ आता है, कर्नाटक में आता है। और तोसिली उड़ीसा। ओके, तो इसके बाद में अच्छा, अब प्रांत, जो प्रांत बट गए, ठीक है, प्रांत बटे होते थे जिले के अंदर। अब जिले के में हमें 3 अधिकारियों की जानकारी मिलती है, एक रजुका, युक्ता, प्रादेशिका। अब आप बताएंगे मुझे कि इनकी जानकारी हमें किस रॉक एडिक्ट में मिलती है, मेजर रॉक एडिक्ट में मिलती है। मैंने बताया था कितने अधिकारी हैं, 1 2 3, तो तीसरे नंबर के एडिक्ट में मिलती है। इनको जिला लेवल पे अपॉइंट किया जाता था। ओके, और ये रजुका, वैसे तो जनरली इनका काम ये भी था कि ये हर 5 साल में जाकर के धम्मा की पॉलिसी को चेक करना है इनका, लेकिन साथ में अदर काम भी होते थे। 5 साल तक और क्या करेंगे, लेकिन ठीक है। तो लैंड मेजरमेंट, रजुका का जो काम होता था वो था लैंड मेजरमेंट, यानी कि जमीन की भूमाप मापना। और ये साथ में जज का काम भी करता था। युक्ता अकाउंट मेंटेन करके रखते थे, और प्रादेशिका का काम होता था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। और इसके जो सबॉर्डिनेट थे, तो रजुका और युक्ता ये प्रादेशिका के सबॉर्डिनेट थे, इनकी कार्यों की जांच करते रहना। ओके, फिर गांव आते थे, गांव में प्रमुख होता था, प्रमुख स्थानिक होता था, ठीक है, वो कर करता था। स्थानिक प्रमुख, गांव का जो प्रमुख था वो स्थानिक होता था, उसका काम था कर एकत्र करना। और गोपा एक सहायक होता था, जिसका काम होता था दस्तावेजों की देख रेख करना। ये UPSC 2025 का PT का क्वेश्चन है कि जैसा कि अशोक के अभिलेखों से ज्ञात होता है, तो आप बताएंगे कौन से अभिलेख से ज्ञात होता है, तीसरे अभिलेख से। प्रादेशिक राजक और युक्ता किस स्तर के महत्वपूर्ण अधिकारी थे, ग्राम स्तरीय प्रशासन, जिला स्तरीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन या केंद्र स्तरीय प्रशासन। तो हमने देखा भी किसके, जिला स्तरीय प्रशासन के अधिकारी थे ये। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से आगे। तो अब दुर्ग के बारे में देखते हैं। दुर्ग मतलब विशाल सेना। दुर्ग मतलब अपनी जो टेरिटरी है उसको मेंटेन करके रखना, तो उसके लिए जरूरी है सेना चाहिए। और ऐसा कहा जाता है कि जो राजा का जो महल था वो कमल और मगरमच्छ से घिरी खाई से घिरा होता था, जैसे कि कोई आसानी से एंटर ना कर पाए। मौला कौन होते थे, तो वंशगत योद्धा होते थे, मौला वंशगत योद्धा। और भारती का, तो किराए के सैनिकों को भारती का कहते थे। तो ये 2 इंपॉर्टेंट की टर्म है, मौला और भारती का। ओके, कौटिल्य नौसेना का जिक्र नहीं किया है, आपको ये वाली बात याद रखनी है, ठीक है। अब कोष के बारे में आते हैं। तो सैनिकों को नगद भुगतान किया जाता था, कर नगद व अन्य दोनों के रूप में लिया जाता था। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि थी। जाहिर सी बात उस समय कृषि ही रहेगी। और कर जो कुल उत्पादन है उसका 1/6 हिस्सा कर के रूप में लिया जाता है। विवादग्रस्त भूमि राज्य की संपत्ति मानी जाती थी। मान लो 2 व्यक्ति के बीच में, A और B के बीच में विवाद है और तय नहीं हो पा रहा था कि आखिर फाइनल संपत्ति है किसकी, तो ऐसी स्थिति में संपत्ति राज्य को सौंप दी जाएगी। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद रखनी है। जनरली अगर आती है लाइन की विवादग्रस्त भूमि का बंटवारा राज्य द्वारा आपस में आधा आधा कर दिया जाता था, तो ऐसा नहीं, वो संपत्ति राज्य की हो जाती थी, वो गलत माना जाएगा स्टेटमेंट, तो आपको याद रखना है। अभी की टर्म्स आ गए यहाँ पे। सीता अध्यक्ष, तो जो उस समय भूमि होती थी, जो राज्य की भूमि होती थी, उसको सीता कहते थे। अब अध्यक्ष लग गया तो कृषि का अधीक्षक। तो भूमि की मतलब कृषि भूमि का अधीक्षक। आकार अध्यक्ष, तो आकार खान का आकार होता है, तो आकार अध्यक्ष किसे कहते हैं, खानों के अधिकारी को कहते हैं। ताम्रलिप्ति और लोकेशन के रूप में ताम्रलिप्ति और भरूच क्या थे, तो ये प्रमुख बंदरगाह थे। ताम्रलिप्ति के बारे में हम पहले भी देख चुके हैं। रूपदर्शक किसे कहते थे, तो सिक्कों के निरीक्षक का अधिकारी रूपदर्शक। जैसे कि आज के समय पे भी चलते हैं ना, कोई फर्जी नोट ले आता है 500 का, 1000 का, तो
उसकी टेस्टिंग के लिए कि ये फेक नंबर मतलब नोट तो नहीं चला रहा है, सिक्के तो नहीं चला रहा है, तो उस चीज़ को जांचने के लिए। पोर्टवा अध्यक्ष, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। पोर्टवा अध्यक्ष किसे कहते थे? तो मानकीकृत भार या माप का प्रभारी। जैसे आज के समय पे भी कुछ लोग 1000 ग्राम दिखा करके 900 ग्राम ही तोलते हैं, हाँ, या बाट में हेरफेर कर देते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखने वाले कि सही मान का उपयोग हो रहा है कि नहीं। और प्रणयम, एक ये की टर्म है, तो प्रणयम आपातकाल कर था। प्रणयम। शुल्काध्यक्ष, तो शुल्काध्यक्ष जो शुल्क कर इकट्ठा कर रहा है उसको शुल्काध्यक्ष कह रहे हैं, ठीक है। तो कर होते थे बली, बली एक करता है उस समय। ये एग्रोनोमी क्या था? एग्रोनोमी, ये एग्रोनोमी अगर नहीं पता ना तो आप उम्मीद लगा भी नहीं पाएंगे ये है क्या है। तो एग्रोनोमी, ये सड़क निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमी कहते थे, ये भी जिला लेवल पे ही अपॉइंट होते थे। समाहर्ता, ये हम देख चुके हैं, तो कर संग्राहक को समाहर्ता कहते थे। और सुनाध्यक्ष, ये इंपॉर्टेंट लगा मुझे, सुनाध्यक्ष, तो चीफ ऑफ स्लॉटर हाउस, इसको सुनाध्यक्ष कहते थे। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं। सीता अध्यक्ष क्या था? कृषि के अधीक्षक। आकार अध्यक्ष खानों के अधिकारी थे। ताम्रलिप्ति और भरूच प्रमुख बंदरगाह नगर थे। और रूपदर्शक सिक्कों का निरीक्षक। पोर्टवा अध्यक्ष मानकीकृत भार या माप का अधिकारी प्रभारी। और प्रणयम आपातकाल करता। शुल्काध्यक्ष तो जो कर इकट्ठा करने वाला। एग्रोनोमी सड़क निर्माण अधिकारी। और समाहर्ता कर संग्राहक होते थे। सुनाध्यक्ष चीफ ऑफ स्लॉटर हाउस, जो बूचड़ खाने होते हैं उनका मुखिया। ओके, तो अब हम अगला एंटर करते हैं दंड पे, ठीक। दंड या बल, तो सर्वोच्च न्याय तो सम्राट ही देता था उस समय, हाँ, लेकिन दो न्याय थे। एक धर्मस्थ, तो धर्मस्थ न्याय अधिकारी को कहते थे। और प्रादेशित्री तो अपराधियों के दमन का उत्तरदायित्व होता था। जैसे आज के समय में पुलिस है ना कि अपराध होने से रोकना है हमें, तो उस समय प्रादेशित्री होते थे, प्रादेशित्री। और दंड के रूप में सिर काटना, अंग विच्छेद या जुर्माना आदि ऐसी चीजें चलती थी। और अपराध की प्रकृति, गंभीरता, परिस्थिति तथा वर्ण पर निर्भर करती थी। यानी कि अपराध कितना दिया जाएगा ये सारी चीजों पे तो ध्यान देने वाली होता है वर्ण। तो यानी कि वर्ण भी उस समय काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। ये दो शब्द हैं, एक धर्मस्थी न्यायालय और एक कंटक शोधन न्यायालय। तो जैसे आज के समय पे हमारे यहाँ पे चलते हैं ना दीवानी मामले और फौजदारी मामले, ठीक है, तो ये उसी तरीके की चीजें थी। तो धर्मस्थी जो होते थे वो कहते हैं दीवानी मामलों को कहते थे, दीवानी यानी कि सिविल मैटर्स। और जो कंटक शोधन न्यायालय कैसे होते थे? फौजदारी मामलों के, यानी कि आपराधिक मामले। तो आपको ये दो की टर्म्स याद रखने हैं, धर्मस्थी न्यायालय और कंटक शोधन। धर्मस्थ न्यायाधिकारी को कहते थे, ओके, यानी कि जो इनको हेड करता था, ठीक है। समाज में देखते हैं तो समाज में वर्ण प्रथा, सती प्रथा का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रचलित नहीं थी। तो सती के बारे में तो कोई जानकारी खैर नहीं मिलती, लेकिन वर्ण व्यवस्था चलती थी। ये वाली बात अभी हमने देखी। ये अर्थशास्त्र में मिलता है कि जो अपराध की प्रकृति है वो वर्ण पे भी निर्भर करती थी। दास प्रथा का उल्लेख मिलता है। मैंने बताया था कि मेगास्थनीज कहता है कि भारत के अंदर दास प्रथा नहीं थी, लेकिन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जिक्र मिलता है कि 9 प्रकार से दास बनाए जा सकते हैं। स्त्रियों में मतलब तलाक चलता था उस समय, तो तलाक की अनुमति थी। और स्त्रियों के लिए आधार था कि वो अपने पति से तलाक ले सकती हैं। 2 आधार थे, यदि पति ज़्यादा लंबे समय तक दूर रहता है या पति अपाहिज हो जाता है, तो इन 2 आधारों पे स्त्री तलाक की मांग कर सकती थी। और पुरुष भी स्त्री से तलाक मांग सकता था 2 पॉइंट्स पे। तो वो कौन से 2 आर्गुमेंट? तो पहला था, एक या तो स्त्री बांझ हो या व्यभिचारिणी, या उसका बाहर किसी के साथ अफेयर चल रहा हो। इन 2 आधारों पे देखते हैं दास प्रथा के बारे में। मेगास्थनीज के अनुसार दास प्रथा नहीं थी। अर्थशास्त्र, कोई व्यक्ति 9 प्रकार से दास बनाया जा सकता है। लेकिन अशोक के जो धम्म अभिलेख हैं, हमने देखा अभी कि ठीक है, दास प्रथा के बारे में अशोक के अभिलेखों में मिलता है जिक्र, लेकिन वो विनम्र व्यवहार की बात करता है कि हमें दासों के साथ विनम्र व्यवहार करना चाहिए। तो अच्छा, एक बात याद रखना कि 9 प्रकारों में से कोई भी व्यक्ति जुडिशियल या न्यायिक दंडा स्वरूप, न्याय के दंड स्वरूप दास नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। बाकी कई तरीके होते थे, या तो कोई व्यक्ति अपने आप को बेच दे, या कोई व्यक्ति किसी से ऋण ले ले, या क्या कहते हैं उसके माता पिता उसको बेच दे। तो कई तरीके थे उसमें, तो उनमें से बस एक नहीं था कि न्याय के स्वरूप, न्याय दंड के रूप में किसी व्यक्ति को दास नहीं बनाया जा सकता था। धन की भुगतान करने पर मुक्ति मिल जाती थी। और स्त्री दास भी मिलती थी हमें। तो दासी द्वारा मालिक के पुत्र को जन्म देने पर दास मुक्ति तथा बालक को मालिक की अवैध संतान माना जाता था। वैध संतान। ध्यान देने वाली बात ये भी है
कि यदि मालिक दासी के साथ जबरदस्ती संभोग करने की कोशिश करता है या फिजिकल रिलेशन बनाने की कोशिश करता है तो ऐसी स्थिति में राज्य द्वारा दंड की व्यवस्था प्रदान की गई थी। एक ये भी व्यवस्था मिलती है कि जिसमें यदि दासी गर्भवती है और उसके बाद में मालिक द्वारा छोड़ दिया जाता है बिना उसकी प्रसूति सहायता की व्यवस्था किए हुए तो भी मालिक को दंड दिया जाएगा। तो मतलब दास प्रथा वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से पॉपुलर थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो मौर्य काल में जरा वास्तुकला के बारे में भी देख लेते हैं। तो मौर्य कला और वास्तुकला, तो इसको हम NBPW कल्चर भी बोलते हैं, नॉर्थर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कल्चर। अगर आपको याद हो तो हमने PNR करके पढ़ा था, तो पैर से पीछे से चलना है, RPN। तो रेड एंड ब्लैक वेयर कहाँ पे चलता था? इंडस वैली सिविलाइजेशन में। पेंटेड ग्रे वेयर कहाँ पे चलता था? वैदिक एज में। और नॉर्दर्न ब्लैक एंड पॉलिश्ड वेयर ये कहाँ पे चलता था? तो ये हमने देखा था महाजनपद काल या मॉडर्न एज। ओके, ठीक है। तो मौर्य काल में हमें गुफा देखने को मिलती हैं। तो गुफाओं में आपको पहला याद रखना है बराबर की पहाड़ियाँ। ठीक है, ये बिहार में बनवाई गई थी। तो यहीं पे हमें दो गुफाएं देखने को मिलती है, लोमस ऋषि गुफा और सुदामा गुफा। तो एक सप्तपनी केव के बारे में जिक्र मिलता है, जिसको राजगीर में किसने बनवाया था? अजातशत्रु ने बनवाया था। बराबर हिल्स देखा अभी हमने। तो ये लोमस ऋषि गुफा यहाँ पे ये अशोक ने बनवाई थी। अशोक ने आजीविका सेक्ट के लिए बनवाई थी ये। और बिहार में ही हमें नागार्जुनी हिल्स भी मिलती हैं, नागार्जुनी हिल्स। तो यहाँ पे नागार्जुनी हिल्स तो अशोक का पोता था दशरथ, उसने बनवाई थी। तो ये काफ़ी पॉपुलर फैक्ट है, तो इसलिए मैंने बताया, आपको याद रखना है। ये नागार्जुनी और बराबर केव दोनों के दोनों ही आजीविका सेक्ट के लिए बनवाई गई थी। ओके, ठीक है। स्तूप के बारे में देखते हैं। तो स्तूप तो ऐसा माना जाता है कि अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे। अब पता नहीं ये एग्जैक्ट नंबर सही भी है या नहीं, क्योंकि आज के समय पे तो 84,000 स्तूप बहुत बहुत हो गए। ठीक है, तो कुछ हिस्टोरियंस तो इसको कहते हैं कि ये ज़्यादा एक्सेजरेट नंबर है, उसको मतलब सही नहीं मानते हैं। ठीक है, तो हमें बस इतना याद रखना है 84,000 स्तूप का अगर कोई पॉइंट आता है तो अशोक के साथ एसोसिएट करना है बस। ओके, तो यहाँ पे अशोक के स्तूपास के बारे में स्टोरी थोड़ी सी देख लेते हैं जल्दी से। तो मैंने आपको पहले बताया था कि स्तूप 3 तरीके के होते हैं। एक तो शारीरिक स्तूप, जहाँ पे गौतम बुद्ध की जो पर्सनल शरीर के अवशेष हैं उनको दफनाया गया है। दूसरा परभोगी का स्तूप, यानी कि उनके जो यूज्ड किए हुए एलिमेंट्स हैं, जैसे कि वस्त्र हुए, कमंडल हुआ वगैरह, उन चीज़ों को मतलब दफनाया गया है। और एक थे वोटिव स्तूप। वोटिव स्तूप तो ऐसे होते थे जिन्हें या तो कोई व्यक्ति अपनी मनोकामना पूरी होने पर बनवाता था। तो शारीरिक स्तूप में हमें 8 या 9 का जिक्र मिलता है, तो हमने वो भी याद किया था। उस समय 3 जगह मिलते हैं, एक तो नेपाल के अंदर, यूपी और बिहार। नेपाल में 3 मिलते हैं, बिहार में 4 मिलते हैं, यूपी में 2 मिलते हैं। तो 4 और 3 7 और 2 9। तो 8 जगह ऐसा माना जाता है कि बुद्ध के अवशेष हैं, और 9वां वो जगह है जहाँ पे हमें जिस पात्र के अंतर्गत जो अवशेष रखे गए थे वो पात्र दफनाया गया है उस टीले के अंदर। तो कैसे याद किया था? नेपाल में हमने कार से याद किया था, के फॉर याद किया था कपिल वस्तु, ए फॉर अल्लाह कप्पा, और आर फॉर रामाग्राम। और बिहार में हमने कैसे याद किया था? PVR से याद किया था। वी 2 बार ही आएगा यहाँ पे, वी। तो पी फॉर आपका हो जाएगा यहाँ पे पी फॉर पिपलीवन, और ये वी फॉर वेथादीप, और ये वी फॉर वैशाली, और आर फॉर राजगीर। और यूपी में 2 जगह मिलते हैं, तो एक तो कुशीनगर, अच्छा पिपलीवन नहीं, वो पावा है, सॉरी। ठीक है, पावा। और ये यूपी के अंदर ये पिपलीवन और कुशीनारा है। ठीक, तो इस तरीके से तो अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे। इसकी जानकारी हमें ये दीपवंश से जानकारी मिलती है। और अशोक ने अपने बेटे संघमित्रा और बेटी जो संघमित्रा बेटी और बेटे महेंद्र को श्रीलंका भेजा था, इसकी जानकारी हमें महावंश से मिलती थी। ओके, तो ये केसरिया स्तूप याद रखना है कि ये यूपी के अंतर्गत है, सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है इसको, केसरिया स्तूप सबसे बड़ा स्तूप। तो मौर्य एज में तो हमने देखा स्तूप, तो स्तूप में सांची का स्तूप था, बरहुत का स्तूप था। तो ये सांची और बरहुत का भी MP के अंतर्गत है। और ये ठीक है, ये दमेक स्तूप ये भी अशोक ने ही बनवाया था। ये कहाँ पे? सारनाथ के अंतर्गत है, धर्मराज का स्तूप। ठीक है, ये बाकी की डिटेल हम बाद में देखेंगे, फिलहाल हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये आर्ट एंड कल्चर में देखेंगे हम इसको थोड़ा, तभी आर्ट एंड कल्चर। ओके,
तो बस इतना याद रखना कि अशोक ने स्तूप बनवाए थे, सांची का स्तूप, भरौत का स्तूप, हाँ, दमेक स्तूप, ये सारी चीज़ें। ओके, स्तूप का स्ट्रक्चर वगैरह हम तभी देखेंगे बाद में, अभी स्किप करते हैं इसको। ठीक है जी, अशोक के शिलालेख और स्तंभलेख के बारे में भी हम देख ही चुके हैं। तो शिलालेख हमें कितने मिलते हैं? 14 मिलते हैं, और स्तंभलेख तकरीबन ऐसा माना जाता है, वैसे तो 7 बताते हैं लोग, लेकिन ठीक है, वो ज़्यादा जगह पे मिलते हैं तो वो जाने दो। तो ये एकाश्म पत्थर से बनाए गए थे। एकाश्म पत्थर मतलब मोनोलिथिक पत्थर, यानी कि पत्थर का टुकड़ा एक ही होता था, बस उसको काट काट के इस तरीके से बनाया गया है। और ये कहाँ बनाए जाते थे? ऐसा माना जाता है कि मिर्जापुर के निकट चुनार नामक स्थान से पत्थर लाया जाता था। हाँ, और कहा जाता है कि शायद हो सकता है कि उसी जगह पे जब बनाए जाते थे फिर उसको बाद में प्लेस किया जाता होगा किसी और जगह पे। ठीक है, इनके हम लोकेशंस को अच्छे तरीके से याद कर चुके हैं पीछे। फिर यहाँ पे हमें रॉक कट वास्तुकला मिलती है। रॉक कट वास्तुकला का मतलब होता है किसी चीज पत्थर को काट करके उसको डिजाइन बनाना। हाँ, तो जैसे कि धौली का स्तंभलेख, तो ये वाला आप ये देख सकते हैं, तो इसको ही धौली का स्तंभलेख बोलते हैं। तो यहाँ पे ये हाथी देखने को मिलता है हमें। दीदारगंज यक्षिणी की मूर्ति, तो ये भी ऐसे ही बनाई गई थी, रॉक कट आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है। और ये काफ़ी पॉलिश्ड का सिस्टम भी चलता था यहाँ पे, चीज़ों को काफ़ी पॉलिश कर दिया जाता है जिससे वो एकदम शाइनी हो जाती थी। और ये कंगलहल्ली कर्नाटक के अंदर, तो यहाँ पे हमें अशोक का खुद का चित्र मिलता है, तो आप ये देख सकते हैं। कंगनहल्ली एक लोकेशन है, तो कर्नाटक में अंदर। ओके, अच्छा, अशोक के जो स्तंभ लेक हैं, तो अशोक को स्तंभ लेक बनाने का आइडिया आया कहाँ से? तो ऐसा माना जाता है कि ये पर्शियन इन्फ्लुएंस का प्रभाव है। तो ये आप देख सकते हैं, ये इस तरीके के पिलर, तो ऐसे ही पिलर्स इस तरीके में यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है? समानता तो दिख रही है आपको कि हाँ स्टैंड अलोन पिलर्स हैं, लेकिन अंतर है कुछ दोनों के अंदर। तो अंतर ये है कि फारसी वाले में और मौर्य वाले में अंतर देखते हैं, तो आधार पर खड़े हैं, इनके नीचे हमें एक आधार देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। लेकिन मॉडर्न पिलर में ऐसा कोई आधार हमें देखने को नहीं मिलता। ठीक, आधार नहीं मिलता। और यहाँ पे जो उल्टा कमल है, तो उल्टा कमल भी शीर्ष पे मिलता है, लेकिन ये इसका पार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे जो उल्टा कमल है वो कहाँ? शीर्ष के ऊपर है। ठीक है, और यहाँ पे उल्टा कमल नीचे देखने को मिलता है, यहाँ पे देखने को ऐसा नहीं मिलता है हमें। और जो धारीदार सतह है, यहाँ पे सतह चिकनी है, यहाँ पे लाइंस कर रखी हैं, ये देख सकती हो। ये यहाँ पे कोई लाइंस नहीं देखने को मिलती, यहाँ पे इनके ही ऊपर लिखा हुआ है, तो इसीलिए इनको पिलर इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। तो ये दिल्ली वाला है, तो दिल्ली में भी कई सारे हैं। दिल्ली में हमने देखा, ये अगर आप नेशनल म्यूजियम जाएँ दिल्ली के अंतर्गत, तो दिल्ली में, तो वहाँ पे भी आपको एक ये पिलर इंस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे एक रॉक इंस्क्रिप्शन भी रखा हुआ है। तो इनकी सतह चिकनी थी और शीर्ष पर कोई पशु नहीं होता था, लेकिन अशोक के जो अभिलेख हैं उनमें हमें पिलर्स हैं, उसमें हमें पशु देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैंने बताया था रामपुरवा इंस्क्रिप्शन, तो रामपुरवा के ऊपर हमें बैल देखने को मिलता है। निगाली सागर, तो सागर तो से शेर याद रखना है, तो शेर मिलता है हमें यहाँ पे, शेर। ऐसे ही जो सारनाथ का पिलर इंस्क्रिप्शन है, हमें उसमें कितने शेर मिलते हैं? 4 शेर देखने को मिलते हैं आगे पीछे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पशु देखने को मिलते हैं। ओके, तो ये हमने पूरा देख लिया इसके बारे में, अशोक के बारे में। अशोक की धम्मा पॉलिसी के बारे में मैंने आपको बताया कि जो अशोक का धम्मा पॉलिसी थी वो बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं थी, पहली बात तो ये याद रखनी है। वो मोरल और इथिकल आइडियाज पे बेस्ड थी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ सिमिलैरिटी बुद्धिज्म से जुड़ी थी हों, लेकिन पूरी तरीके से वो बुद्धिज्म का प्रचार था, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, मैंने बताया था आपको, कंधार जो इंस्क्रिप्शन है, हमें उसमें बुद्धिज्म की कोई भी टीचिंग्स देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन हाँ कुछ अभिलेखों में हमें उसकी टीचिंग्स देखने को मिलती हैं, कुछ में मिलती हैं, लेकिन किसमें स्पेसिफिकली नहीं मिलती? कंधार में नहीं मिलती। कंधार हमने देखा था कहाँ पे था? अफगानिस्तान के अंतर्गत था, और ये 2 भाषाओं में लिखा गया था, ग्रीक और अरामाइक। ओके, तो ये पतन, मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ था? तो ऐसा माना जाता है, एक तो ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया के तौर पे, क्योंकि अशोक ने बुद्धिज्म को फॉलो कर लिया था, तो ऐसा माना जाता है कि अशोक ने सेना रखना भी कम कर दिया था, तो इस वजह से लोगों में, और बुद्धिज्म की चलते जो पशु बलि थी, ठीक है, उसको भी काफ़ी डिमिस्ड किया गया। तो इन सारी चीज़ों ने ब्राह्मण वर्ग को अशोक या जो मौर्य साम्राज्य था उसकी नीतियों के प्रति आक्रामक बनाया। प्रांतों में भ्रष्ट और दमनकारी शासन होने लगा था। वित्तीय संकट, क्योंकि जब आप सेना नहीं रखोगे, कर नहीं लोगे, उदारता पूर्वक दिखाओगे, तो आपके पास धन की कमी आने लगेगी, तो इसकी वजह से वित्तीय संकट। और मैंने बताया था सप्तांग, जो कौटिल्य का जो सप्तांग सिद्धांत था, उसमें क्या था ना, एक कोष,
क्योंकि मैंने बताया कि सातों अंग जब तक सही से वेल स्ट्रक्चर तरीके से काम करेंगे तब तक स्टेट रन करेगा, और जैसे ही इनमें से कोई एक कमज़ोर पड़ा तो वैसे ही पतन का स्टार्टिंग शुरू हो जाएगी। ओके, तो ये और सेना की कमी इसके बाद में देखी थी हमने। फिर ये उत्तर पश्चिमी सीमा का सुभेद्य होना है, तो इसकी वजह से हुआ क्या था, तो हमें कई सारे फॉरेन इन्वेजन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें एक इंडो ग्रीक्स का इन्वेजन देखने को मिलेगा हमें, देखेंगे हम इसको भी पोस्ट मॉडर्न क्लास के अंदर। ठीक है, ठीक है, तो ये पतन खास काम की नहीं है, बस मैंने ऐसे को बता दिए। ओके, तो ये एनसीईआरटी के कुछ मैप हैं, तो मैं आपको जल्दी से यहाँ की लोकेशंस क्लियर कराता हूँ। जैसे हम काफ़ी सारी चीज़ें देख चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। तो देखिए, कांधार हम देख चुके हैं ऑलरेडी, कहाँ पे, अफगानिस्तान के अंदर। इसकी विशेषता ये है कि इसको दो भाषाओं में, ग्रीक और अरामाइक में लिखा गया है। इसमें बुद्धिस्ट टीचिंग के कोई जिक्र नहीं मिलता है हमें। ओके ओके, ये लंपका याद रखना, ये भी अफगानिस्तान के अंतर्गत है। लंपका, और एक लगमान और बताई थी मैंने आपको, लगमान। ओके ओके, ये मेजर जो रॉकेट देखे थे उसमें हमने देखा था शहबाजगढ़ी और मानसेरा। हाँ, तो शहबाजगढ़ी और मानसेरा दोनों के दोनों का है, पाकिस्तान के अंतर्गत है। और ये लैंग्वेज तो कौन सी है, लैंग्वेज है प्राकृत। लेकिन स्क्रिप्ट यहाँ पे चेंज हो जाती है, तो स्क्रिप्ट कौन सी हो जाती है, खरोष्टी। और बाकी की जो अदर जो मतलब मेन लैंड में हमें जो इंस्क्रिप्शन मिलते हैं उनकी जो स्क्रिप्ट है वो कौन सी है, तो वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। तो स्क्रिप्ट क्या होती है, जिसमें हम कोई चीज़ लिखते हैं, और लैंग्वेज क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं। ओके, यानी कि लैंग्वेज वो है जिसको बोला जाता है, स्क्रिप्ट वो है जिसको लिखा जाता है। तक्षशिला हमने देखा, ये भी पाकिस्तान के अंतर्गत है। ये कालसी हमने देखा था, उत्तराखंड के अंतर्गत है। 14 रॉकेट में से एक है। ये टोपरा देखा, और मेरठ वाला भी, दोनों के दोनों दिल्ली के अंतर्गत आते हैं आज के समय पे। बहापुर हमने देखा था, माइनर रॉक इंस्क्रिप्शंस के अंदर देखा था इसको, बहापुर को, दिल्ली के अंदर है। मेजर रॉक एडिक्ट में हमने गिरनार को देखा था, सोपारा को देखा था महाराष्ट्र के अंतर्गत, सन्नति कर्नाटक में देखा था, जौगढ़ और धौली को भी देखा था उड़ीसा के अंतर्गत। ओके, अब जी माइनर रॉक इंस्क्रिप्शंस के बारे में देख लेते हैं जल्दी से। तो लुम्बिनी में देखा था, रामपुरवा देखा था, हाँ एक्चुअली में रामपुरवा और निगाली सागर देखा था। लुम्बिनी इंपॉर्टेंट साइट है, में इंस्क्रिप्शन मिलता है, लेकिन पिलर इंस्क्रिप्शन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, लौरिया राराज, लौरिया नंदनगढ़, दोनों के दोनों बिहार में थे। सारनाथ यूपी के अंतर्गत आता है। ये कारुआ की इंस्क्रिप्शन इलाहाबाद वाला, जिसको प्रयाग इंस्क्रिप्शन भी बोलते हैं। और इसी में अशोक के बेटे तिवारा का जिक्र भी मिलता है, तिवारा। ये गुर्जरा एमपी के अंतर्गत है, रूपनाथ एमपी, सांची एमपी और पनगुड़िया एमपी, ये चारों के चारों एमपी के अंतर्गत आते हैं। गुर्जरा, ये कौशाम्बी यूपी के अंतर्गत आता है। ओके, ठीक है, ये मास्की गुजरात के अंतर्गत है, सॉरी कर्नाटक, और येरगुड़ी आंध्र प्रदेश, और ब्रह्मगिरी भी कर्नाटक के अंतर्गत आता है। हाँ, ओके, ये एक और मैप है, तो कांधार देखा, मानसेरा शहबाजगढ़ी पाकिस्तान, तक्षशिला पाकिस्तान, कालसी उत्तराखंड, गिरनार मेजर रॉक एडिक्ट में गुजरात, सुपारा, सन्नति, ओके, कलिंग और शिशुपालगढ़, जिस शिशुपालगढ़ वाला ही धौली भी बोलते हैं इसको, धौली, इनको ही दोनों को कलिंगा एडिक्ट भी बोलते हैं, कलिंगा एडिक्ट। ये माइनर सॉरी पिलर इंस्क्रिप्शन में टोपारा मेरठ, ये निगाली सागर रुमिंदेई, और ये रामपुरवा, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया राराज, ठीक है, सासाराम, सारनाथ, अरोरा, कौशाम्बी, ठीक है, गुर्जरा, सांची, और ये यहाँ पे, ठीक है, ये माइनर रॉक इंस्क्रिप्शन में देखें तो बहापुर, बैराट, बहाबरू। अच्छा, आपको ये माइनर और मेजर याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा लोकेशन याद रखनी है। हमारा मेन फोकस लोकेशन पे होना चाहिए बस। ठीक है, ये मैं आपको जो बता रहा हूँ तो वो आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि ये कौन सा माइनर है कौन सा मेजर है, वो आपको समय के साथ याद हो जाएंगी, लेकिन फिलहाल आपको मेन फोकस लोकेशन पे करना है। ओके, तो सांची एमपी के अंदर है, हाँ, गुर्जरा भी एमपी के अंदर है, और गुर्जरा के साथ हमने दो और देखे थे, एक रूपनाथ और एक पनगुड़िया, पनगुड़िया और एक रूपनाथ। ओके, ये सन्नति। ओके, अब यहाँ पे ये लिस्ट लगी पड़ी है, मैंने आपको लिस्ट वो बताई थी वहाँ पे, तो गबीमठ, मास्की, उदयगोलम, हाँ, और निट्टूर, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, जतिंग रामेश्वर, हाँ, ये पालकी गुंडू, हाँ, पालकी गुंडू और एक उदयगोलम, सॉरी रजुला मांडागिरी, एक दो लोकेशन और याद रखनी है, रजुला मांडागिरी और पालकी गुंडू। ओके,
ये सेकंड एडिक्ट और 13th में हमें जिक्र मिलता है साउथ सदर्न स्टेट्स का, तो केरला पुत्र, चोलास, पांड्यास और यहाँ पे सत्यपुत्र इसके बारे में जिक्र मिलता है। ओके, ये कुछ और लोग मतलब रिपीटेटिव नेचर पे मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, मैंने कहा था ना कि जो चीज़ हमारी आंखों के सामने जितनी बारी आएगी तो वो हमें आसानी से याद रहेगी। तक्षशिला हमने देखा, तो तक्षशिला किसमें, खरोष्टी इंस्क्रिप्शन। और यहीं पे हमें पाकिस्तान के अंतर्गत 2 लोकेशन और मिलती हैं, कौन कौन सी, शहबाजगढ़ी और मानसेरा। ओके, ये भरूच या भ्रकुकच्छ बोलते हैं, ये पोर्ट सिटी था, सुपारा। ओके, ये चंद्रकेतुगढ़ कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल के अंतर्गत है, याद रखना चंद्रकेतुगढ़। महास्थान देखा था हमने, ये पश्चिम बंगाल के अंतर्गत है। यहाँ से हमें कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिल रहा है किसका, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, चंद्रगुप्त मौर्य का। और हमें उससे जानकारी क्या मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य या मगध जो मौर्य काल में अकाल के समय सहायता दी जाती थी। ठीक है, ये वाराणसी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं यहाँ से आगे हम। ये हाँ, देखिए ये धान्य कटक लोकेशन, ये कहाँ पे आ रही है, देख रहे हैं आप, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आ रही है, जबकि कटक किसका पुराना नाम था, उड़ीसा का। ठीक है, और ये यूपीएससी 2023 में पूछा भी गया है। ये धान्य कटक एक बुद्धिस्ट साइट है, ये कहाँ पे है। ठीक है, हमने इसको देखा भी था, ये शिशुपालगढ़। और यहीं पे हमने एक और देखा था, धौली। ये धौली वाला इसी को बोलते हैं, शिशुपालगढ़ कोई। ठीक है, शिशुपालगढ़। और यहीं पे एक होता, हाँ, ये जौगढ़ वाला। ओके ओके, ठीक है, ये फिर से वही साइड से दोबारा। नागार्जुनी हिल याद रखना कहाँ पे है, बिहार के अंतर्गत है। लेकिन नागार्जुन कोंडा करके लोकेशन आए तो वो कहाँ है, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है। हाँ, अमरावती आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है। ये बुद्धिस्ट साइट है। यहाँ अगर बुद्धिस्ट साइट की बात करूँ तो मैंने आपको एक और साइट बताई थी, नागपट्टनम। ओके, ये नासिक, जुन्नार, कार्ले, अजंता। तो जब मैं आपको उसके बारे में, सातवाहनास के बारे में बताऊंगा, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि सातवाहनास के काल में कई सारी मेजर बुद्धिस्ट साइट का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो उनमें हमें जिक्र मिलेगा। यहाँ पे कई सारी गुफाएं हैं। सांची की, सांची में तो सांची का स्तूप भी मिलता है। भरहोत तभी देखा था हमने, अशोक ने इंस्क्रिप्शन बनवाया था यहीं पे। हाँ, दमेक, सारनाथ के अंतर्गत हमें एक दमेक स्तूप भी मिलता है, धर्मरचिका स्तूप भी बोलते हैं उसको, धर्मरचिका। ये श्रावस्ती, कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, और इसी को सहित महित भी बोलते हैं। बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे यहीं पे। हाँ, कुशीनारा, तो कुशीनारा में बुद्ध की मृत्यु हुई थी। लुम्बिनी में अशोक गया था। हाँ, लुम्बिनी। ये बराबर, और बोध गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अशोक भी गया था यहाँ पे ही, बोध गया। ठीक है, तो बोध गया को विजिट किया था। तो ये किस इंस्क्रिप्शन में मिलता है ना, 8वें में। ठीक है, और बराबर की केस, तो बराबर की केस अशोक वो उसने क्या कहते हैं, तो बराबर की केस आजीविका संप्रदाय के लिए बनवाई गई थी। ठीक है, आजीविका अशोक ने बनवाई थी। ओके, तो बढ़िया, तो हमने ये सारा कुछ देख लिया है। अब जल्दी से कुछ पीवाई की है उनको देख लेते हैं। मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा दूँ। पहले चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, फिर बिंदुसार, और उसके बाद अशोक। इसका रिलीजन था जैन धर्म को फॉलो किया। बिंदुसार आजीविका, और चंद्रगुप्त अशोक ने बुद्धिज्म को फॉलो किया था। और कौन सी शाखा, हीनयान। इसके काल में तीसरी बौद्ध संगति हुई थी, जिसको हेड किया था मोगलीपुत्र तिस्सा ने। ठीक है, याद रखने वाली बात यह है कि अशोक ने ही बराबर की केव्स बनवाई थी। ठीक है, बराबर की गुफा जो आजीविका सेक्ट के लिए डेडिकेट की गई थी, और इसके पोते ने नागार्जुनी गुफाएं बनवाई थी बिहार के अंदर। ठीक है, वो भी आजीविका सेक्ट के लिए ही डेडिकेट की गई थी। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पीवाईस क्यू को। तो ये यूपीएससी 2025 का पीवाई क्यू है। तो अशोकन इंस्क्रिप्शन सजेस्ट दैट प्रादेशिका, रजुका एंड युक्तास वर इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स एट दी। ठीक है, तो कहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑफिसर थे, विलेज लेवल, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, प्रोविंशियल। हाँ, तो इसका उत्तर हम देख चुके हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी थे। और कौन से इंस्क्रिप्शन में हमें जानकारी मिलती है, तो तीसरे इंस्क्रिप्शन, थर्ड इंस्क्रिप्शन टेल्स अबाउट प्रादेशिका, रजुका एंड युक्ता। तो एंड रजुका एंड प्रादेशिका वर अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रादेशिका। ओके, तो प्रादेशिका वर अपॉइंटेड टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर in the district level. Okay, the Rajika was appointed to land measurement, and the Yukta to maintain records. Okay, ये एक क्वेश्चन है।
कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ओके, द साइट्स, ये यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन है। तो उस साल ये ओनली 1 पेयर ओनली 2 पेयर का एक्सपेरिमेंट किया गया था, और फिर 2023 में पूरा का पूरा पेपर ही ऐसे दे दिया था। ठीक है, उसके बाद में तो आपको फिर स्टोरी बताइए कैसे क्या चलता है। तो ये साइट ऑफ अशोकास मेजर रॉकेट, तो ये रॉकेट की साइट है और उनकी लोकेशन। तो धौली कहाँ पे है, तो हमने देखा था उड़ीसा के अंतर्गत 2 जगह थी, धौली और बताइए दूसरी कौन सी थी, जौगढ़। ठीक है, तो उड़ीसा के अंतर्गत है, तो पहली बात सही है। एरगुड़ी तो मैंने बताया था आंध्र प्रदेश के अंदर है, बिल्कुल सही है। जौगढ़ एमपी, तो ये गलत है। एमपी के अंदर हमने 4 देखी थी, हाँ, रूपनाथ देखी थी, पनगुड़िया देखी थी, ठीक है, और सांची तो थी, ठीक, हाँ, पनगुड़िया सांची भी एमपी के अंतर ही है, हाँ, लेकिन ये जौगढ़ उड़ीसा के अंतर्गत है। और कलसी, कलसी कहाँ पे, उत्तराखंड के अंतर्गत, ना कि कर्नाटक में, हाँ, तो यूपी उत्तराखंड। तो इस तरीके से इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ओनली 2। ओके, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आई थिंक यूपीएससी का, मुझे ईयर नहीं याद आ रहा, देखते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू कौटिल्यास अर्थशास्त्र, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट, यानी कि इनमें से कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार कौन सी बातें सही हैं। तो अ पर्सन कुड बी अ स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट, तो एक व्यक्ति को न्यायिक दंड के रूप में दास बनाया जा सकता था। तो बिल्कुल मैंने बताया था नहीं बनाया जा सकता था। 9 तरीके से बनाया जा सकता है, उन 9 तरीकों में ये शामिल नहीं है। इफ अ फीमेल स्लेव वोर हर मास्टर अ सन सी वॉज लीगली फ्री, यदि कोई महिला अपने मालिक के पुत्र को जन्म देती है तो ऐसी स्थिति में वो फ्री होती थी, बिल्कुल बताया था फ्री होती थी। इफ अ सन बोर्न टू अ फीमेल स्लेव वॉज फादर्ड बाई हर मास्टर, द सन वॉज एंटाइटल्ड टू द लीगल स्टेटस ऑफ द मास्टर सन, बिल्कुल। अगर कोई फीमेल किसी मालिक के बेटे को जन्म देती है तो उसके बाद में वो बच्चा मालिक का वैध संतान मानी जाती थी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2 and 3 ओनली। ओके, देखिए इस तरीके के प्रश्न रैंडम फॉर्म की तरीके से होते हैं, क्योंकि ये ट्रेडिशनल में कोई नहीं पढ़ाता है। जब आ जाता है तो उसके बाद सब सिलेबस में शामिल कर लेते हैं, उसके बाद आए तो डील करना बनता है, वो नहीं छूटना चाहिए। लेकिन अगर कुछ इसी तरीके का कुछ और भी आता है तो ऐसी स्थिति में आपको स्किप करना ही बेटर रहेगा, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि क्या स्किप करना है। ठीक है, क्योंकि कट ऑफ 45 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। ओके, अगर इस तरीके के क्वेश्चन भी डील करने चले गए तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि माइनस मार्किंग के चक्कर में आप निपट जाएं। ठीक है, तो थोड़ा सा केयरफुली कि क्या स्किप करना है और क्या डील करना है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। Who among the following rulers divide his subject through this inscription? तो whosoever praises his religious sect or blames other sect out of his excessive devotion to his own sect with the view of glorifying his own sect, he rather injures his own sect very severely. तो वो कह रहा है कि एक व्यक्ति जो अपने धर्म को बढ़ावा देता है और दूसरे को बेकार बताता है, ठीक है, तो वो अपने धर्म को ही बुरी तरीके से प्रभावित कर रहा है। तो ये वाली बात किसने कही है, तो अशोक ने कही है ये अपने क्या कहते हैं इंस्क्रिप्शंस के अंतर्गत। ठीक है, ओके, तो अगला देखते हैं। ये इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्कल्पचर इंस्क्रिप्शन इन रान्यो अशोक किंग अशोका मेंशन्ड अलॉन्ग विद हिज स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोका। तो मैंने आपको दिखाया था ना कि अशोक का जो पोर्ट्रेट है वो चित्र हमें कहाँ मिलता है, तो कंगनहल्ली के अंतर्गत मिलता है। कंगनहल्ली कर्नाटक के अंतर्गत एक लोकेशन है। ठीक है, तो कंगनहल्ली में हमें इसकी जानकारी मिलती है। ये सांची तो एमपी के अंतर्गत आता है। शहबाजगढ़ी कहाँ पे है, खरोष्टी लिपि में लिखा गया है इसका इंस्क्रिप्शन, और ये है कहाँ पे, पाकिस्तान के अंतर्गत है। और ये सोहगोरा और महास्थान 2 लोकेशन देखी थी। सोहगोरा तो यूपी में आता है, महास्थान पश्चिम बंगाल में आता है। और ये दोनों के दोनों चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड है, और बताया गया इसके अंतर्गत कि मौर्य काल के अंतर्गत क्या अकाल के समय सहायता दी जाती थी। ठीक है, अकाल सहायता। प्रणय याद आ रहा है, प्रणय क्या है, प्रणयम आपातकाल कर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पन साइट, तो इनमें से कौन सी हड़प्पन साइट नहीं है। देखिए अगर आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे तो यूपीएससी के क्वेश्चंस के ऑप्शंस भी इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि हो सकता है ऑप्शन से रिलेटेड आपको अगले साल कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाए, जैसे कि सोहगोरा इसी तरीके से। तो पीवाई की हल करने से हमें काफ़ी मदद मिलती है आगे क्वेश्चन को समझने में। मतलब
आप सरप्राइज्ड नहीं होंगे एग्जाम में बैठते समय कि ये क्या आ गया, ठीक है। आप फेमिलियर होंगे, क्वेश्चन आता है नहीं आता है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन सरप्राइज होना कि क्या आ गया, क्योंकि आधा दिमाग मैसअप इसी बात में हो जाता है कि क्या आ गया, ठीक है। क्वेश्चन तो बाद में करेंगे, लेकिन क्या आ गया पे ज़्यादा सोचने लगते हैं हम। तो PYQ सॉल्व करने का यही फायदा है कि आप कम से कम ऑप्शन से फेमिलियर हो जाते हैं, ठीक है। ओके, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पन साइट, तो हड़प्पन साइट कौन सी नहीं है, तो इसलिए डाला क्योंकि इसके अंदर एक ही साइट है जो चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड है, ठीक है। तो वो कौन सी है, सोहगोरा। तो सोहगोरा में हमें जानकारी मिलती है कि अकाल के समय सहायता दी जाती थी, ठीक है। हु ऑफ द फॉलोइंग हैड डेसिफर्ड द एडिक्ट्स ऑफ अशोका, एम्परर अशोका। तो किसने डेसिफर किया था, तो जेम्स प्रिंसिप ने कब किया था, 1837 के अंतर्गत किया था। और ये विलियम जोन्स था जिसने किसको पहचाना था, सैंड्रो कोटसी कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और देवनाम प्रियदर्शी और देवनाम देवताओं और प्रियदर्शी ये दोनों के दोनों कौन है, अशोक है। ओके, with reference to the art and archaeological history of India, which among the following was made earliest, तो भारतीय पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में इनमें से कौन सबसे पहले बनाया गया था। देखिए, लिंगराज टेम्पल कब बनाया गया था, ये 12th सेंचुरी का है। ओके, ये रॉक कट एलिफेंट तो ये अशोक के काल का है, तो अशोक का कार्यकाल कब था, तो 3rd सेंचुरी BC कहते हैं। ओके, तो ये 12th सेंचुरी AD करना पड़ेगा हमें फिर। ओके, रॉक कट मॉन्यूमेंट एट महाबलीपुरम, तो महाबलीपुरम तो 7th सेंचुरी AD की है, ठीक है। और वराहा इमेज एट उदयगिरी, तो ये 5th या 4th सेंचुरी AD मान लो, 4th सेंचुरी AD, ठीक है। तो इनमें सबसे पुराना कौन हो जाएगा, तो रॉक कट एलिफेंट एट धौली। अब मैं आपको बताऊं 2022, ये क्वेश्चन काफ़ी पुराना है, ठीक है। 2022 में ये धौली फिर से आया था। धौली कहाँ पे है, ठीक है। अगर आप ये क्वेश्चन याद कर पा रहे हो तो देखिए ये वाला जी पूछा गया ना, धौली उड़ीसा के अंतर्गत है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ऑप्शन से ही काफ़ी सारी चीज़ें मदद मिल सकती है, ठीक। पूरा पेपर बेशक नहीं आएगा, लेकिन ठीक है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, फेमिलियर हो जाएंगे आप, ठीक है। तो धौली सबसे पुराना हो जाएगा, मैंने आपको दिखाया भी था वो एलिफेंट का रॉक स्ट्रक्चर, ठीक है। धौली उड़ीसा के अंतर्गत एक और देखा था, कौन सा था, जौगढ़। ये धौली को ही हम शिशुपालगढ़ भी बोलते हैं, शिशुपालगढ़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, द caves at बादामी आर द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स इन इंडिया। तो ये बादामी की जो केव है वो गुप्ता एरा में बनी थी, 4th सेंचुरी AD में। तो ओल्डेस्ट तो नहीं है भाई, क्योंकि इससे पहले तो हमें भीमबेटका भी मिलती है, हाँ। तो ये गलत हो जाएगा पहला स्टेटमेंट। द बराबर रॉक कट केव्स वर ओरिजिनली मेड फॉर आर्किविकस बाय द एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य। तो बताइए, ये चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनवाई गई थी? जी नहीं, किसने बनवाई थी? अशोक ने। ओके, तो ये भी गलत है। एट एलोरा केव्स वर मेड फॉर डिफरेंट फेथ्स। यस, तो एलोरा के अंदर 34 केव्स मिलती हैं हमें, ठीक है। तो हिंदू, बुद्ध, जैन, इन सब के लिए डेडिकेट है, तो डिफरेंट फेथ्स के लिए, ठीक है। हिंदुओं के लिए 17 है, बुद्धिज़्म के लिए 12 है और जैन के लिए 5 है। तो इस तरीके टोटल 34 केव हो जाती हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ओनली 3, ठीक। ये प्रश्न इसलिए डाले हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हिंट मिल रहा है कि ये क्या कहते हैं, मॉडर्न एज से है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का था ना, इसलिए मैंने यहाँ पे डाला। और बाकी याद रखिए कि प्रश्न अपने आप में केवल मौर्यन या गुप्ता से नहीं आने वाला है, वो पूरा कंप्लीट पैकेज होता है मिला करके, तो इसलिए तो जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। हु वॉज कॉल्ड एज सैंड्रोकोटस बाई जस्टिन। तो जस्टिन एक ग्रीक राइटर है, तो सैंड्रोकोटस किसे कहा गया है? तो सीधी सी बात है, किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी ये गुप्ता देश के हो जाएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य 1 और मौर्य 2, सॉरी चंद्रगुप्त 1 और 2, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। हु रिकॉग्नाइज सैंड्रोकोटस एज चंद्रगुप्त बाई मौर्य, तो किसने कहा था? विलियम जोन्स ने कहा था। Which one of the following is the 7th part of the state according to the सप्तांग थ्योरी। तो सप्तांग थ्योरी के अनुसार कौन कौन से थे? राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, बल, कोश, मित्र। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, बल, कोश, मित्र। तो वो पूछ रहा है 7th पार्ट, तो 7th कौन सा है? कौन सा है? मित्र है, तो मित्र हो जाएगा। ओके, द अशोकन
द अशोकन मेजर रॉक एडिक्ट्स विच टेल्स अबाउट द संगम किंगडम इंक्लूड रॉक एडिक्ट। तो संगम किंगडम में 3 उस समय शासक आते थे, कौन कौन से थे? तो चोल, चेर, पांड्या। चोल, चेरा एंड पांड्याज। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से थे? पहला 10वां नहीं, पहला 11वां नहीं, दूसरा और 13वां। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग साउथ किंगडम इज नॉट मेंशन्ड इन द अशोकन इंस्क्रिप्शन? तो चोलाज थे, ठीक, चोलाज थे, पांड्याज थे, सत्यपुत्र थे। अरे भाई सतवानाज काफी बाद में आते हैं। ठीक है, ये सतवानाज 1st सेंचुरी CE के आसपास इनका 1st सेंचुरी BCE के आसपास इनका इमर्जेंस होता है, इमर्ज होते हैं ये। ठीक है, और ये दक्कन रीजन पे रूल करते हैं। तो अगली क्लास में हम इनको ही देखने वाले हैं, सतवानास को। इन हाउ मैनी कैटेगरीज डिड मेगास्थनीज डिवाइड द इंडियन सोसाइटी? तो इंडियन सोसाइटी को उसने कितने भागों में बांटा है? 7 में बांटा, और 7 भागों में बांटा है। और इसमें सबसे बड़ा जो वर्ग है वो उसने फार्मर्स को बताया, कृषक सबसे बड़ा वर्ग था। ठीक है, फार्मर, आपको ये याद रखना है। मेगास्थनीज की बुक का नाम इंडिका। 2 बातें जो मेगास्थनीज ने कही तो लेकिन वो गलत हैं, कौन कौन सी हैं? तो पहला तो अकाल नहीं पढ़ते भारत के अंदर, गलत पढ़ते थे, हाँ, और दास प्रथा नहीं थी। ठीक है, ये दोनों बातें गलत है। मेगास्थनीज क्या एक वर्तमान में पूरी तरीके से बुक हमें कहीं मिलती है? तो नहीं मिलती। क्यों? ये समाप्त हो चुकी है। ठीक है, मतलब कि कहाँ से लिखी नहीं पता, लेकिन इसकी जो रेफरेंसेस हैं वो हमें कई सारे अदर ऑथर्स की मतलब राइटिंग्स में देखने को मिलती हैं। तो जिससे हमें पता लगता है कि मेगास्थनीज ने ऐसा कहा होगा। मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसने भेजा था? तो सेल्यूकस ने भेजा था। ठीक है, तो ये सेल्यूकस का एम्बेसडर था। ओके, तो ये हमारी क्लास यहीं पे एंड करेंगे हम इसको। हमने सारे PYQs भी देख लिए। आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। तो ये लोकेशंस और जो मैंने आपको पिलर एडिक्ट्स की जो लोकेशंस बताई थी, ठीक है, और जो मैप्स की जो यहाँ पे बताया है, तो आप उसको ज़रा लूप पे लगा करके देखिएगा, क्योंकि यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बने अगर आपने ध्यान दिया हो तो वो इसी तरीके के, कौन सी लोकेशन कहाँ पे है और किसकी टर्म का मतलब क्या है। ठीक है, तो आपके लिए आते जाते एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा मैं। तो बताइए, कोटवा अध्यक्ष कैसे कहते हैं? कोटवा अध्यक्ष ध्यान कीजिए। तो कोटवा अध्यक्ष कहते थे बाहर तथा मानक प्रभारी अधिकारी। प्रभारी यानी कि जो भार तथा मानक चीज़ों को देखता था, उसको कोटवा अध्यक्ष कहते थे। और प्राणायाम किसे कहते थे? तो प्राणायाम कहते थे आपातकाल कर। ऐसी एक बताइए, निगाली सागर, ये कहाँ पे पिलर इंस्क्रिप्शन? निगाली सागर कहाँ है? नेपाल के अंतर्गत है। ओके, तो एक और बताइए आप। हमने देखा था राजुल मांडागिरी, ये कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है, आंध्रा। ठीक है, एरगुड़ी तो पता ही है, एरगुड़ी भी आंध्र प्रदेश के अंतर्गत था। ठीक, ओके, तो एक और बताइए आप। सुपारा पता है? महाराष्ट्र के अंतर्गत है। हाँ, महाराष्ट्र। गिरनार पता है? गुजरात में है। ठीक है, आप सन्नति बताइए, ये कहाँ पे है? सन्नति ये है कर्नाटक के अंतर्गत। ठीक है, आप देखिएगा, उम्मीद है आपको याद हो जाएंगे, जिस तरह मुझे याद हुए हैं वैसे ही आप भी याद कर लेंगे। तो इस क्लास को यहीं पे एंड रखते हैं। ओके, थैंक यू।